नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग आपसे स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका इतिहास है। इतिहास में दोस्तों बिल्कुल हम स्टार्टिंग से आपको कराएंगे। पहले प्राचीन आता है, फिर मध्यकालीन, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, आपका पूरा स्टार्टिंग से आपको बताया जाएगा। फिर पॉलिटी दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस वही आपको बताया जाएंगे, कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। दोस्तों एसएससी के लिए ये आपका वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरा कोर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2017 से लेकर 2022 तक जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए सब आपको कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, एसएससी सीजीएल में हाल ही में पैटर्न चेंज हो गया है। तो दोस्तों आपको अब जीके पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि दोस्तों जीके ही आपको अच्छा सिलेक्शन दिलाएगा, अच्छी रैंक दिलाएगा। ठीक है, प्री और मेंस में दोस्तों जीके का खेला हो गया अच्छा खासा, तो आपको जीके पर भी फोकस करना है। बच्चा आप एक टाइम मान लीजिए, भाई जीके पे हम 1 घंटा या 2 घंटे समय देंगे, तब बच्चा आपका सिलेक्शन होगा। बच्चा डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों देखिए, हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ईमानदारी से। अब यार ऑफलाइन में क्या होता है, भाई ऑफलाइन में तो यार अपन बच्चे को देख लेते हैं सामने की बच्चा ये गलत दे रहा है, क्या दे रहा है, तो पता लग जाता है। लेकिन बच्चा ऑनलाइन में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो बच्चा आपको ईमानदारी से आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ईमानदारी से देना है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है, ईमानदारी से बताना है। कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप बताइएगा, मैं आपको सब क्लियर करूंगा बारी बारी से। ठीक है, और बाकी दोस्तों लास्ट में अपना स्कोर जरूर है, कितने क्वेश्चन आपके सही है। दोस्तों बेस्ट तरीका यही होता है, आप पेन और पेपर लेकर बैठे। दोस्तों जो पुराने बच्चे वो जानते हैं, मेरी क्लास का रूल है, आप पेन और पेपर लेकर बैठिए, एक रजिस्टर अलग से बना लीजिए जीके का, जिसमें दोस्तों आपको बस पहले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का आपको बिल्कुल लास्ट तक लिखना है भाई, कितने क्वेश्चन सही है, और उस पर जो सही होगा उस पर टिक कर लीजिए, जो गलत होगा उस पर कट्टा कर लीजिए ईमानदारी से। तो लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए। ये बहुत बढ़िया तरीका होता है, इसमें आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों देखिए, मैं जैसा कि आप जानते हैं, मेरी हमेशा से गुरुकुल प्लस परिवार आपको कम समय में दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए जाना था। मैं आपको हमेशा से कोशिश करता हूँ आपका टाइम ज़्यादा कम बर्बाद करूँ और आपको ज़्यादा जानकारी दूँ। दोस्तों देखिए, मैं आपको कोई भी फालतू की चीज़ नहीं बताऊँगी, आपका टाइम बर्बाद 1-1 घंटे 2-2 घंटे की मैं कहानी सुनाऊँ। दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस वही आपको बताए जाएंगे। ठीक है, नो डाउट आपको जो इंपॉर्टेंट है वही बताया जाएगा। आपको जीके में बहुत अच्छी तरीके से इंटरेस्ट डेवलप किया जाएगा। ठीक है, आपको वो नहीं बताया जाएगा कि भाई जो आपके जिससे कोई लेना देना नहीं है, अकबर की नानी कौन थी, अकबर की नानी का मायका क्या था, ये भाई ये हम लोग आपको ये सब चीज़ नहीं बताएं। जो आपकी एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है बस वही आपको बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दोस्तों अगर अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल आपको जरूर डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको पूरा पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, और जितने भी जो नोट्स वगैरह मैं जो आपको समझाऊंगा उस सबकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एक हमारा जो इसका कंप्लीट कोर्स भी दोस्तों प्रीवियस ईयर का है, तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आपसे बच्चा बात करते हैं इतिहास की। ठीक है, इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में यार, इतिहास का के जनक कौन है, बिल्कुल मैं आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें वही आपको बताएंगे। इतिहास का दोस्तों जनक है, लिखते जाइएगा क्योंकि मैं सब आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट में आपको नोट्स तो मैं दे ही दूंगा, एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लीजिएगा आप। इतिहास का दोस्तों जनक था आपके हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं, और जिन्होंने दोस्तों एक किताब लिखी है, इनकी पुस्तक कौन सी थी, हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। इन्होंने जो पुस्तिका लिखी, हिस्टोरिका नामक किताब लिखी है। ठीक है, और ठीक है, अब दोस्तों इतिहास में आपका प्रागैतिहासिक सबसे पहले पुराना काल था, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड खैर आपको करा दूंगा, डोंट वरी दोस्तों हमारा पूरा आपका प्रयास है जीके में आपका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इसको फुल मार्क्स इसको करवा सके। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल दोस्तों वो काल था, इसमें कोई भी लिखित सामग्री हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, और मानव का जीवन इसमें सभ्य नहीं था। ये प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, इसमें मानव नहीं जीवित, मतलब मानव का जीवन सभ्य नहीं था, और इसमें कोई भी लिखित सामग्री इसकी नहीं है। ये जो तीन भागों में बांटा गया है, ये जो काल है आपका 3 भागों में बांटा गया है। और पहले आपका आता है दोस्तों पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल है। दूसरा आपका दोस्तों नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल है। तीसरा दोस्तों आपका है कौन सा, मध्यपाषाण काल। ठीक है, यहाँ पर आप अपना कोई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, ऊपर नीचे कुछ भी कर लो, यहाँ से आपको और अच्छे से मैं बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। रुको, देखो नवपाषाण काल यहाँ कर लो, मध्य के बाद तो एक ही है यार, है ना। देखो दोस्तों, दूसरा आपका है मध्यपाषाण काल, मध्य बीच में आता है मध्यपाषाण काल, और तीसरा आपका दोस्तों नवपाषाण काल। नवपाषाण काल दोस्तों नाटी इतनी खास नहीं है, मैं नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस सम के। और पुरापाषाण काल दोस्तों अज्ञात काल से लेकर, अज्ञात काल इसका कोई टाइम पीरियड नहीं, अज्ञात काल से लेकर आपका 8000 BC तक का काल था, 8000 BC तक का काल था। और जो मध्यपाषाण काल था दोस्तों आपका 8000 BC से लेकर 4000 BC तक का काल था। ठीक है, और नवपाषाण काल जो 4000 एग्जाम में आता है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से दोस्तों 3000 क्वेश्चन आपके पूछे थे, इसलिए मैं आपको पूरा टाइम बता रहा हूँ। 2500 BC तक का एक काल था। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम आग का आविष्कार की बात करें, तो अब आग का आविष्कार दोस्तों पुरापाषाण काल में हुआ है। यहाँ पर आपका आग का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ था। यहाँ पर आग का आविष्कार तो हुआ ही हुआ है, साथ में दोस्तों आपका यहाँ पर जो मानव का जो जीविका का जो मुख्य मतलब जो जीविका का मुख्य हाल था वो शिकार था। मनुष्य यहाँ पर शिकार करना सीख गया था, शिकार करके खाने लगा था। ठीक है, हंटिंग करके खाने लगा था। और दोस्तों अगर मध्यपाषाण काल में इतना कुछ खास नहीं हुआ। नवपाषाण काल में दोस्तों पहिए का आविष्कार हुआ, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही मैं बता रहा हूँ। पहिए का आविष्कार हुआ, एग्जाम में आता है ये पहिए का आविष्कार कौन से काल में, तो नवपाषाण काल में हुआ, जिसका कार्यकाल 4000 BC से लेकर 2500 BC तक रहा है। और घर बनाने की आदत भी इसी में आई है, लोगों ने घर बनाए। और कृषि का आविष्कार दोस्तों यहीं इसी में हुआ, खेती लोग करने लगे थे। ठीक है, इस काल में नवपाषाण काल से ही खेती स्टार्ट हुई। और सबसे पहले दोस्तों जो सर्वप्रथम था, सबसे पहले जो ठीक है, सबसे पहला था पालतू पशु कौन था, एग्जाम में आएगा भी। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू पशु पाला, तो पालतू पशु दोस्तों आपका था कुत्ता।
मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता पाला। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें धातु का प्रयोग, सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया, तो ये तांबा का प्रयोग किया गया। यहाँ दोस्तों आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बनेंगे। और बोई गई सबसे पहली धातु कौन सी थी, तो सबसे पहले बोई गई गेहूँ थी आपकी। ठीक है, और ये सब दोस्तों मैंने आपको सब बता दिया है पूरा काल। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को हम लोग क्या कहते हैं। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का पहला युग का क्या था, मैंने भी आपको बताया। बेसिकली इसको हम पुरापाषाण काल कहते हैं। दूसरा युग मध्य पाषाण काल, तीसरा काल आपका नवपाषाण काल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका पुरापाषाण काल राइट आंसर होगा, जिसका टाइम पीरियड था अज्ञात काल से लेकर 8000 BC तक का इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा आप लोग, और किसी प्रकार का डाउट हो वो भी बताइएगा, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे आपके क्वेश्चन इजीली सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, साथियों इसका कंप्लीट पेड कोर्स है जो कि आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली रूप में एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसमें आपको PDF भी मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिकली रूप में मिलेगी, जिसको आप दोस्तों ले सकते हैं। बहुत ही नामा शुल्क में आपको डिस्काउंट पीरियड में दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गलत आवासों के प्रमाण हैं। ठीक है, इनमें से किस पुरातात्विक स्थल पर गलत आवासों के प्रमाण हैं, ठीक है, बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोलझोम। ऑप्शन नंबर डी बोलझोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलझोम बेसिकली ये श्रीलंका शहर का पुरातात्विक महत्व वाला ये एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है बोलझोम, जो कि श्रीलंका में आपका मतलब श्रीनगर में है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका बोलझोम नवपाषाण युगीन स्थल। बोलझोम जो कि आपका श्रीनगर में, और बेसिकली जो साथियों बोलझोम ये आपका नवपाषाण युगीन स्थल आखिर कहाँ पर स्थित है। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और ठीक है अभी जम्मू कश्मीर में आपका स्थित, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में आपका स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है। दोस्तों मेहरगढ़ जो कि नवपाषाण काल की बस्ती थी, जिसका कार्यकाल 4000 BC लेकर 2500 BC तक का काल चला इसका, और ये आके पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है, तो ये आपका पाकिस्तान में बिल्कुल सही राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर डी बलूचिस्तान में आपका मेहरगढ़ स्थित है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पर स्थित है। दोस्तों पुरातात्विक स्थल जो कि इनाम गांव है कहाँ पर स्थित है, इनाम गांव भाई बताओ कि कहाँ पर स्थित है। चलिए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से बताइए इनाम गांव दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो पुरातात्विक स्थल इनाम गांव है ये आपका भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पुरातत्व स्थल आपका कोल्डी हवा कहाँ पर स्थित है। ये आपका SSC MTS 13/8/2019 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो आपका पुरातत्व स्थल जो कि आपका कोल्डी हवा है ये आपका दोस्तों बेसिकली स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, देखिए निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की यानी कि खोपड़ी पाई गई थी, कहाँ पर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हथनोरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हथनोरा को आप टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। ठीक है, और दोस्तों जो प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है, और हथनोरा मध्य भारत में दोस्तों नर्मदा घाटी के एक बेसिकली गांव है। इस भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो साक्ष्य है वो हमें 5 दिसंबर 1982 को मिला है। चलिए हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की, हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों प्रसिद्ध जो डांस करती हुई लड़की है, और जो कि डांसिंग गर्ल स्लेश की सभ्यता का उपयोग करके बनाई गई है। जो डांसिंग गर्ल है मतलब किसकी सामग्री का उपयोग करके बनाई गई, किस धातु की बेसिकली बनाई गई है डांसिंग गर्ल। ठीक है दोस्तों, अगर हम दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी। देखो आपको 2-4-5 पॉइंट बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता आपकी आती है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी भाई, सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, जिसका कार्यकाल दोस्तों आपका रहा था 2500 BC से लेकर और 1750 BC तक का रहा था। जो मैं समझा रहा हूँ अच्छे से सुनिएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कांस्य मतलब यहाँ पर बेसिकली यहाँ के लोगों ने सबसे पहले तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि बनाई थी, इसलिए हम इसको काल को मतलब कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, आपका बेसिकली यहाँ पर जो तांबा में टिन मिलाकर कांसा बनाया गया था इस बेसिकली आपकी सभ्यता में। ठीक है, और सिंधु सभ्यता की खोज की थी किसने भाई, जो आपकी राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने खोज की थी। चलिए अब दोस्तों को मैं बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की यानी कि डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल की दोस्तों सामग्री या आपकी कांसा की बनाई गई, क्योंकि वहाँ पर कांसा का प्रयोग होता है, इसलिए दोस्तों हम इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले मानव ने कांसा यहीं पर खोजा था। ठीक है, कांसा बनाने की विधि यहीं से मिली थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल देमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। जो सिंधु सभ्यता का जो पुरातात्विक स्थल जो कि देमाबाद है या कि किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों देमाबाद की अगर हम बात करें तो देमाबाद दोस्तों आपका ये बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल सही, क्या बात है। चलिए जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए।
दोस्तों बिल्कुल सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रेबरा। प्रेबरा राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो सिंधु सभ्यता का जो पुरातात्विक स्थल जो कि दैमाबाद है, गोदावरी नदी की सहायक जो कि प्रेबरा नदी है उसके तट पर स्थित है, जो कि भारत का महाराष्ट्र राज्य के जो कि महाराष्ट्र का राज्य उसमें आपका अहमदनगर जिले में स्थित है ये साइड। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेबरा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? में से कौन सा दोस्तों हड़प्पा स्थल जो कि भारत में स्थित है? चलिए जल्दी से बताइए। तो दोस्तों बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैमाबाद। अभी मैंने आपको हाल ही बताया दैमाबाद ये आपका भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन से स्थल की खोज सर्वप्रथम की गई? आखिर में से कौन सा स्थल इसकी खोज सबसे पहले की गई? जी आपका एसएससी जेईई में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन 26/9/2019 को। ठीक है, कि कौन से स्थल की खोज सबसे पहले की गई? तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें किसकी खोज की गई, सबसे पहले दोस्तों आपकी खोज की गई, बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई समस्या? जो दोस्तों आपका हड़प्पा स्थल है, दोस्तों हड़प्पा स्थल है ये आपका कहाँ पर मिला था? ये आपका पाकिस्तान में मिला था, पाकिस्तान में स्थित है। और ये आपका दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है आपका हड़प्पा स्थल। ठीक है, अगर हम दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो ये आपका ये भी पाकिस्तान में है ये साइट, और जो कि दोस्तों आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है भाई, ओके, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई समस्या? चलो भाई, सबसे पहले आपका हड़प्पा स्थल खोजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको यार, देखो हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में की गई, किसके द्वारा? दयाराम साहनी जी द्वारा की गई। ठीक है, और दोस्तों दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था और जिनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है आपका। चलो निम्नलिखित में किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? कि इनमें कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ से हल्का टेराकोटा हमें प्राप्त हुआ? तो दोस्तों हल्का जो टेराकोटा है ये हमें बेसिकली प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा बनावली। बनावली से हमें हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ, एक बनावली जगह स्थल है वहाँ से हमें हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई समस्या? दोस्तों बनावली आपका हरियाणा में स्थित है। बच्चा अगर हम बनावली की बात करें, आपका हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में आपका रंगोई नदी के तट पर स्थित है, रंगोई नदी के तट पर स्थित है आपका ये स्थल बनावली। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? आखिर में से कौन सा हड़प्पा केंद्र के बारे में हम जानते हैं कि इसका सीधा मेसोपोटामिया के साथ सीधा इसका समुद्र व्यापार था? ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई, फटाफट से दीजिए, है ना। चलिए भाई जल्दी से बताइए। चलिए क्या बात है, बिल्कुल सही। चलिए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ठीक है, राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या बात है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोथल। दोस्तों जो हड़प्पा केंद्र बेसिकली जो लोथल जो स्थल है इसका कहा जाता है इसका सीधा मेसोपोटामिया सीधा समुद्री व्यापार है, क्योंकि दोस्तों एक बंदरगाह था लोथल। ठीक है, लोथल आपका एक बंदरगाह था और सीधा व्यापार होता था यहाँ से। और लोथल जो कि आपका गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। और ये आपका दोस्तों जो इसके पास में कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल स्थल, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर हमें एक बंदरगाह लोथल दोस्तों हमें बेसिकली एक बंदरगाह मिला है, एक बंदरगाह मिला है यहाँ से। और हमें बेसिकली यहाँ से दूसरा दोस्तों हमें यहाँ से मिला है क्या? चावल के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिले हैं। और काऊ के एविडेंस यहाँ से नहीं मिले हैं। और मिट्टी से बने एक घोड़े की बेसिकली आपकी एक प्रतिमा भी प्राप्त हमें यहाँ से हुई है, घोड़े की एक प्रतिमा हमें लोथल से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी लोथल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गुजरात में स्थित है और क्योंकि दोस्तों ये बंदरगाह था। ठीक है, और यहाँ से मेसोपोटामिया इसका सीधा समुद्र व्यापार था। ठीक है, मेसोपोटामिया सीधा यहाँ से समुद्र व्यापार होता था और जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए हड़प्पाई स्थल मांडा, हड़प्पाई स्थल जो कि मांडा दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों मांडा आके किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, मांडा के बताइए आके किस नदी के किनारे स्थित है? जो मांडा जो आपका स्थल है ये आके किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट से बताइए आप लोग, है ना। चलिए जल्दी से बताइए भैया, क्या बात है, बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है आपका। दोस्तों मांडा है ये आपका चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये आपका चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मांडा बेसिकली दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में है, जम्मू में एक स्थल है जो कि आपका चिनाब नदी, जम्मू से चिनाब नदी निकलती है, चिनाब नदी वहाँ से निकलती है, तो आपका चिनाब नदी के आपके दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, मांडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर लीजिए, ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों मैं आपको बार बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस वही आपको बताया जा रहा है, कोई फालतू का ज्ञान आपको ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं एग्जाम को बहुत ही कम समय बचा है। इसलिए दोस्तों मैं आपको भी बेसिकली हमारा प्रैक्टिस पूरा बैच है जिसमें आपको दोस्तों मैं कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए उसके लिए आपको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना होगा, सो दैट मैं आपके लिए डिटेल में एक पेड कोर्स लॉन्च करूँ या फिर आपके लिए पूरा सेशन में सीरीज लॉन्च करूँ। ठीक है, आपको उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना होगा। चलिए निम्नलिखित में किस स्थल पर पुरातत्वविदों को
5 जंगली कुत्ते जो दोस्तों बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट थे, यानी पुरातत्व विदों, यानी कि जिनको जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें 5 जंगली कुत्ते मिले हैं उस जगह से, और 12 सिंगों के सिंग के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कौन सी जगह थी दोस्तों जहाँ से 5 जंगली कुत्ते प्राप्त हुए हैं, और दोस्तों और आपके बेसिकली 12 सिंह हुए, 12 सिंह के सिंह भी प्राप्त हुए हैं, वो जगह कौन सी है। ठीक है, चलिए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोलजहोम, जो कि दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में स्थित है। बोलजहोम यहाँ दोस्तों जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इन्हें दोस्तों यहाँ से 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंहों के सिंह के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लिया, आपका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत बच्चा कौन सी है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल टायर 1 आपका 4/9/2016 क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो में दोस्तों सबसे बड़ी इमारत आपकी कौन सी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लगभग 5 से 6 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। मोहनजोदड़ो, ठीक है, बताइए दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है जो कि ग्रेट ग्रेनरी है, जो कि जैसे हम विशाल अन्नागार थी। ठीक है, और जो कि मोहनजोदड़ो की ये सबसे बड़ी इमारत है, इसको अन्नागार भी बोलते हैं, इसका नाम है दोस्तों ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ग्रेट ग्रेनरी है, इसको जो कि एक आपका जिसको हम विशाल अन्नागार कहते हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ी इमारत है, इसका नाम है ग्रेट ग्रेनरी, विशाल अन्नागार है। ठीक है, और चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, और मोहनजोदड़ो दोस्तों आपका पाकिस्तान में स्थित है, और ये आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ दोस्तों हमें मूर्ति बेसिकली एक मिली थी जो कि डांस करती हुई लेडीज की मूर्ति थी, जिसमें लेडीज डांस कर रही है और कांच की वो मूर्ति बनी हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। आखिर में से कौन सा हड़प्पा स्थल है जहाँ पर बंदरगाह था, तो मैं आपको 5 बार बता चुका हूँ, लगभग बार बता चुका हूँ दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल। लोथल में दोस्तों बंदरगाह था, और लोथल जो कि आपको गुजरात में स्थित है, और इसका सीधा मेसोपोटामिया से इसका समुद्री व्यापार था। लोथल स्थल से व्यापार होता था, क्योंकि बंदरगाह था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ से होता था। ठीक है, और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता एक आपकी कांस्य युगीन सभ्यता दोस्तों। इसके पीछे भी मैंने रीजन बताया, क्योंकि मानव ने सबसे पहले यहाँ कांस्य यहीं बनाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। सुरकोटेदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। सुरकोटेदा बेसिकली जो पुरातात्विक स्थल है ये आखिर किस राज्य में स्थित है, चलिए बताइए फटाफट से। चलिए, बिल्कुल सही, क्या बात है साथियों। जो आपका जो सुरकोटेदा है बेसिकली जो आपका गुजरात राज्य में स्थित ये स्थल है। ठीक है, साइड आपकी गुजरात राज्य में स्थित है, और दोस्तों ये आपकी गुजरात के कच्छ जो आपका गुजरात में एक जगह है जो कि कच्छ का रण है। ठीक है, कच्छ जिले में आपका स्थित है सुरकोटेदा साइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी खोज 1964 में की गई थी। चलिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान का जो जगह है एक जो कि सिंध है, पाकिस्तान के सिंध में आपका जो आपका मोहनजोदड़ो स्थित है, और सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जहाँ से सबसे बड़ा इमारत मिली है जो कि अन्नागार है। ठीक है, चलिए, इसकी खोज 1922 में की गई थी, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और खोजकर्ता कौन थे ये भी एग्जामिनर पूछता है, तो दोस्तों इसके खोजकर्ता भाई कौन थे। चलिए, बिल्कुल सही, राखलदास बनार्जी इसके खोजकर्ता थे। ठीक है, राखलदास बनार्जी ने इसकी खोज की थी आपकी मोहनजोदड़ो की। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा, तो बंदरगाह दोस्तों हम जानते हैं, मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ। लोथल में आपका बंदरगाह था, इसका सीधा व्यापार मेसोपोटामिया से लोथल से होता था, जो कि आपको गुजरात में स्थित है। मैप की अगर बात करें तो मैप में आपका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर गुजरात में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। और जो लोथल दोस्तों आपका भूखमल नदी के तट पर स्थित स्थल है, और यहाँ से आपका चावल के साक्ष्य भी यहाँ से मिले थे, काऊ के एविडेंस यहाँ से नहीं मिले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी। तो आखिर में से किस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी। तो खगोलीय वेधशाला भाई कहाँ से प्राप्त की गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, चलो भाई दोस्तों, ये आपका एसएससी जेईई सिविल में 23/3/2021 को क्वेश्चन पूछा गया है, जेईई वालों के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। देखिए, कोई जेईई का हो, सीएचएसएल का हो, एसएससी दोस्तों हमेशा रिपीट क्वेश्चन करता है। जेईई का एग्जाम सीजीएल में रख देगा, क्योंकि यार इतिहास तो वही है ना, इतिहास थोड़ी ना बदल गया है ना। बच्चे होगा कि सीएचएसएल में थोड़ा सा, एमटीएस में थोड़ा सा इजी पैटर्न रखेगा, और सीजीएल में थोड़ा सा टफ रखेगा, इतना अंतर आता है हल्का फुल्का। अब तो दोस्तों एमटीएस में भी पेपर टफ आ रहा है, आप देख रहे होंगे एमटीएस का पेपर अब सीजीएल टायर 1 से टफ आ रहा है। उसमें एमटीएस में आपकी क्योंकि टायर 2 के क्वेश्चन रखे जा रहे हैं, एमटीएस में आपके टायर 2 के क्वेश्चन रखे जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एमटीएस में एक ही स्टेज होनी है, फिर दूसरी आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, तो इस वजह से पेपर उसका हार्ड बनाया जाता है, और इसमें दोस्तों काफी कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, एमटीएस का पेपर भी बहुत ज्यादा टफ है, तो आप ये बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। एक क्वेश्चन कौन सा सीजीएल में पूछा गया, सीएचएस में पूछा गया, मत सोचिए आप। ठीक है, कोई बच्चा जेईई का क्वेश्चन भी एग्जामिनर सीजीएल में पूछ लेगा, एमटीएस का क्वेश्चन भी आपका सीजीएल में आ जाएगा। ठीक है, और सीजीएल का क्वेश्चन भाई एमटीएस में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इतना मत सोचिएगा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए, चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में जाकर कौन सा स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई। तो पहली खगोलीय वेधशाला आपकी धौलवीरा गुजरात में पाई गई। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर आपको धौलवीरा गुजरात। दोस्तों हम धौलवीरा गुजरात जो कि धौलवीरा स्थल है, यहाँ से पहली आपकी वेधशाला खगोलीय वेधशाला प्राप्त की गई, जो कि गुजरात में आपका स्थल है धौलवीरा। ठीक है, और
ये आपका दोस्तों कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है धौलवीरा, और इसको दोस्तों यूनेस्को ने भी शामिल कर लिया है। ठीक है, और इसकी खोज आपकी 1967 के आसपास की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका जॉबड़ी कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। जॉबड़ी कल्चर बेसिकली एक आपका चालकोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट थी। ठीक है, जॉर्बी कल्चर बेसिकली एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो कि वर्तमान समय में आखिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आपका जो जॉर्बी संस्कृति ये आपकी बेसिकली ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, और ये आपका आज के समय में दोस्तों महाराष्ट्र में आपकी स्थित है, महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो स्थल है दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है, महाराष्ट्र के आपके अहमदनगर जिले में आपका स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन संग्रह हड़प्पा और शिलालेख खुदाई करने पर सामने आए। ठीक है, बताओ मेरे प्यारे दोस्तों लगातार बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे और व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, सर आखिर आप कब बैच लॉन्च करना है एसएससी के लिए। दोस्तों वो दिन आ गया, मैंने आप लोगों के दोस्तों सफलता बैच लॉन्च, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट है ये आपका दोस्तों बैच, बाकी में आपको सफलता दिलाने का काम करेगा। साथियों किरण की जो लेटेस्ट जीके की बुक आती है 14,000 प्लस वाली बुक आती है, उसका पूरा निचोड़ हम लोग लेकर आए हैं। दोस्तों इसमें आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सब आपके कवर हो जाएंगे, जेई एसएससी जेयूएस सीजीएल सीपीयू एमटीएस आपके सिलेक्शन फेज के जितने भी एग्जाम होते हैं सब आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, सारे के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक के दोस्तों बेसिकली हमने क्या किया है, इसमें छटनी की है, कुछ क्वेश्चन 1994 में पूछे गए फिर उसका रिपीट नहीं हुए, इसमें रखे गए हैं, वो हमने हटा दिए हैं। इसमें दोस्तों आपको टॉप 5 सुपर सिलेक्टेड चैप्टर वाइज पीवाईक्यूएस मिलेंगे, सुपर सिलेक्टेड जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5,000 से लगभग 6-7,000 के आसपास आपको 6,000 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन, कोई आपका 8 बार पूछा गया, कोई 10 बार पूछा गया, बस वही आपको मिलेंगे। और दोस्तों इसकी एक खासियत और है, आपका ये बैच है ना इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, जो इंग्लिश वाले बच्चे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश हिंदी बायलैंग्वेज आपको कंटेंट मिलेगा। और ये आपका दोस्तों बैच वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगा, और इस बैच को दोस्तों आप ले सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट है और आपकी यहाँ से बड़ी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों आप जान रहे हैं एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है, और एमटीएस का दोस्तों आपका 1 महीने में पेपर है, बच्चा बिल्कुल तैयार हो जाओ। और इसके अलावा दोस्तों आप जीके का पहले क्या था, अपन जीके स्किप भी करते थे तो काम बन जाता था, लेकिन दोस्तों अब जीके से ही आपकी मेरिट बनेगी यार। एमटीएस में दोस्तों जीके के बिना कुछ हो नहीं पाएगा, जीके इंग्लिश के बिना, तो आपको जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाकी दोस्तों सीजीएल वगैरह में मेंस में जीके आने लगी है, सीएचएस में मेंस में आने लगी, बच्चा जीके को आपको स्किप नहीं करना, जीके को आपको सीरियसली लेना है। आपने कहीं भी पेड कोर्स लिया हो, कहीं भी लिया कोई दिक्कत नहीं, बच्चे प्रैक्टिस बैच आप लोग जरूर लेके देखिए, ये आपको बाकी में सफलता दिलाने का काम करेगा। आपकी प्रैक्टिस बहुत तरीके से हो जाएगी, टाइमर वगैरह भी हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, और आपको थ्योरी बेस में कराई जाएगी है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सब आपको दोस्तों यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों बैच आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बैच होने वाला है, और इस कोर्स की प्राइस फी बेसिकली 1999 रुपए, जो कि आपको डिस्काउंट पीरियड में दोस्तों केवल और केवल 251 रुपए आपसे मात्र सहयोग राशि ली जा रही है, ताकि हम लोग ऐप का सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें। साथ ही आपको इस कंप्लीट बैच मिलेगा, व्यू डेमो में जाकर आप देख सकते हैं। स्ट्रेटेजी का दोस्तों को 12-13 घंटे की स्ट्रेटेजी की भी क्लास मिलेगी। ठीक है, स्ट्रेटेजी की आपको कंप्लीट मिलेगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज मिलेगा स्ट्रेटेजी, उसका पीडीएफ भी आपको बाकायदा मिलेगा। और कंप्लीट दोस्तों ये जो करंट पब्लिकेशन का निचोड़ हम लेके आए हैं, इसका कंप्लीट आपको साथियों पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएगा, और जो कि दोस्तों केवल आपको सुपर कॉम्बो डील चल रही है, जो कि 251 रुपए में आपको बैच दिया जाए, इसको आप ले सकते हैं, जो कि ऑफर कुछ ही समय के लिए वैलिड है। और किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट दोस्तों क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों यकीन मानिए यार, एक बार आप लेकर देखिए, वन ऑफ द बेस्ट बैच दोस्तों आपके एग्जाम के लिए रहेगा। और दोस्तों देखिए 251 रुपए में तो यार आजकल आपका 1 महीने का रिचार्ज भी नहीं होता है, आपको कंप्लीट बैच दिया जा रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है ना बच्चे। इससे अच्छा आपको डील कहीं नहीं मिलेगी। और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डेमो वगैरह भी देख सकते हैं, पैसे बिल्कुल नहीं लगे डेमो के, आप देख सकते हैं आकर। और स्ट्रेटेजी बिल्कुल आपको तरीके से यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, हिस्ट्री का आपको बिल्कुल एंशिएंट हिस्ट्री होगा, मेडिवल होगा, मॉडर्न होगा, बिल्कुल आपको तरीके से मिलेगा, और इंग्लिश हिंदी दोनों में कंटेंट है। तो इसको साथियों आप ले सकते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट दोस्तों क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में गुरुकुल प्लस ऑफिशियल की लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग आपसे फ्रांसीसी संबंधित क्वेश्चन चर्चा करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन आपका, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में अपने ठिकाने आके कहां पर बनाए थे। साथियों फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी दोस्तों 1673 में जो भारत में अपने जो व्यापार है, अपने जो ठिकाने, ये आपके फ्रांसीसियों ने बनाए थे दोस्तों। बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौंडीचेरी। दोस्तों पौंडीचेरी में इन्होंने पूरी एक बस्ती बनाई थी, और जो कि किलेबंद थी, और ठीक है, और इसके अलावा ये पूरा किलाबंद था, मतलब यहाँ पर टोटल इन लोगों का ही एक्सेस था। और जो जी आपका बेसिकली जो पौंडीचेरी थी, पौंडीचेरी एक छोटी सी जगह थी, एक छोटा सा गाँव था, जिसको पूरा दोस्तों बेसिकली जो आपका फ्रांसीसियों ने बसाया था। ठीक है, और ये आपका शेर खान लोधी से लिया था उसने। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी पौंडीचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों फ्रांसीसी की अगर बात करें तो फ्रांसीसियों ने दोस्तों 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने स्थापना की। 1668 में बच्चे इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री बनाई, जो कि सूरत में है, फर्स्ट फैक्ट्री बनाई थी जो कि सूरत में थी। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बना दिए रखिए हुए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए फ्रांसीसी क्रांति जिससे फ्रांस में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ, ये आके कहाँ पर हुई थी। तो ये क्रांति भाई जब कहाँ पर हुई थी,
तो बिल्कुल सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर। ये क्वेश्चन है दोस्तों फ्रांस की क्रांति जिससे फ्रांस में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ था, ये कहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी? तो साथियों फ्रांसीसी जो क्रांति जबकि 1789 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1789 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री, भारत में दोस्तों जो पहली फ्रेंच जो फैक्ट्री आके कहाँ पर स्थापित की गई थी? अभी जस्ट मैंने आपको बताया भाई जो भारत की जो पहली फ्रेंच फैक्ट्री है कहाँ पर स्थापित की गई और ये कब की गई थी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। दोस्तों जो भारत की जो पहली फ्रेंच फैक्ट्री है जो कि साथियों आपकी स्थापित की गई थी, बिल्कुल सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सूरत हो जाएगा। और सूरत में 1668 में पहली फ्रेंच जो फैक्ट्री है स्थापित की गई थी सूरत में। और 1664 में दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? ठीक है बताओ भाई, चलिए जल्दी से मतलब कमेंट बॉक्स में बताइए आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। बताइए भाई, जो फ्रांसीसी यात्री जो आपका फ्रांसवा बर्नियर आके कौन से वर्ष में भारत आया था? ठीक है चलिए बताइए दोस्तों, फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर आके कौन से वर्ष में भारत आया था, जल्दी से मतलब कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है तो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6056। तो ये दोस्तों 6056 में फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर भारत आया था। ठीक है और ये फ्रांस का निवासी था और ये आपका ये बहुत ही फेमस चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार हुआ करता था। ठीक है और 6056 में भारत आया था। उस समय आपका मुगल काल था भारत में। ठीक है और ये भारत में लगभग आपका 6056 से लेकर लगभग आपका ये 12 साल रहा था भारत में। और 1660 से लेकर 6068 तक ये भारत में रहा था। ठीक है और इसका मुगल दरबार से इसका दोस्तों घनिष्ठ संबंध था। और ये आपका शाहजहाँ के जो आपके शाहजहाँ का दोस्तों जो बेटा था दारा सिकू का बहुत ही खास चिकित्सक हुआ करता था फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है जो कि फ्रांस से आया था। चलिए ऑप्शन नंबर ये 6056 को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। पहला कर्नाटक युद्ध कब सिख और कब किसके बीच हुआ था? जो पहला कर्नाटक युद्ध मतलब कब से पहला जो कर्नाटक युद्ध है मतलब कब से कब के बीच हुआ था, मतलब किन किन के बीच हुआ था? बताइए जो पहला जो कर्नाटक युद्ध था जो कि बहुत ही फेमस था, ये आखिर किसके बीच हुआ? दोस्तों कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं जो कि कर्नाटक में हुए हैं। और पहला जो कर्नाटक युद्ध भाई साहब जी आपका 1746 से लेकर 1748 तक चला, यानी कि 2 साल साथियों में चला था आपका। जो पहला कर्नाटक युद्ध था ये आपका 2 साल चला टोटल। ठीक है और जो कि दोस्तों आपका लड़ा गया और बेसिकली आपका अंग्रेज और फ्रेंच कंपनियों के बीच लड़ा गया, अंग्रेज और फ्रेंच कंपनियों के बीच लड़ा गया। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ठीक है सेकंड, फिर इसके बाद दोस्तों आपका सेकंड भी युद्ध लड़ा था कर्नाटक युद्ध जो कि आपका 5 साल चला, जो कि 1749 से लेकर 1754 तक चला था। और जो कि साथियों आपका अंग्रेज और फ्रेंच के बीच लड़ा गया। फिर अगला युद्ध हुआ था, फिर वो आपका पेरिस की संधि इसको हम बोलते हैं। फिर इसके बाद पेरिस की संधि होती है और जो आपका लगभग आपका 7 साल चला था, जो कि तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि 7 साल चला था और यहाँ अंग्रेज और फ्रेंच के बीच हुआ था। ठीक है चलिए ऑप्शन नंबर ये को टिक कर लिया, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? आखिर में कौन सा युग में जो कि मराठों की जो कराधान जो प्रणाली है उससे संबंधित है? चलिए अब हम लोग आपसे मराठा से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे यार, है ना। चलिए दोस्तों आखिर में से कौन सा युग में जो कि मराठों की जो आपकी कराधान प्रणाली उससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये चौथ और सरदेश मुखी। ठीक है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मराठा कराधान जो प्रणाली में दोस्तों चौथ और सरदेश मुखी 2 आपके महत्वपूर्ण कारण हुआ करते थे। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में आकर सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? ठीक है जो मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने आके कौन से वर्ष में दोस्तों सालबाई की संधि पर सिग्नेचर साइन किया था? चलिए बताइए दोस्तों, क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ऐसे CPSI में 9/12/2019 को क्वेश्चन पूछा गया है। 17 मई दोस्तों 1782 को सिंधे मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और डेविड एंडरसन ने जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि हैं, इन्होंने दोस्तों इनके बीच में हस्ताक्षर हुआ था और जिसे हम दोस्तों सालबाई की संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है तो ये आपकी जो सालबाई की जो संधि थी ये आपकी साथी हुई थी 1782 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1782 को टिक कर लिया, आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा युग में असंगत रूप से मेल खाता है? आखिर में से कौन सा युग में जो कि असंगत रूप से मेल खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर है जो कि आपका इनकरेक्टली है? ठीक है बताइए। चलिए क्या बात है, बिल्कुल सही दोस्तों, राइट आंसर आपका हो जाएगा। आखिर में से कौन सा पेयर जो कि असंगत है? ठीक है चलिए हर बच्चा जानता है दोस्तों राइट है। देखो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है भाई साहब। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है जो कि अंग्रेजी सेना और भारतीयों के बीच हुआ था और जो कि आपका बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। और बंगाल के नवाब एक तरफ खड़े थे, एक तरफ आपके अंग्रेजी खड़े थे। ठीक है और सेकंड वाले युद्ध जो कि 50-50 में हल्दी घाटी का युद्ध जो कि दोस्तों महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जो कि दोस्तों 1574 को 1572 में ये शुरू हुआ था और 1576 में आपका ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 5076 में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ना कि 50-56 में हुआ। साथ ही 50-56 में आपकी पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है और ठीक है तो आपका हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों गलत है। ठीक है हल्दी घाटी का दोस्तों युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था।
चलिए अगला क्वेश्चन है, बस 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष लक्ष्य क्या था। दोस्तों बस 1665 में जो पुरंदर की संधि था उसका आगे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लक्ष्य आगे क्या था, ठीक है। और जो व्हाट वाज द इमीडिएट एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665, ठीक है। तो पुरंदर की जो जो संधि थी का उसका जो प्रत्यक्ष लक्ष्य आखिर क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीच बोना, ठीक है। शिवाजी और बीजापुर के जो सुल्तान थे उनके बीच का विवाद के बीच बोना इसका मेन मुद्दा था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लो, आपका राइट आंसर है। भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों भारत में आके मुगल शासन को खत्म करने का एक जो बड़ी सीमा तक का जो श्रेय है आखिर किसे दिया जाता है। जल्दी से उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। काफी बच्चे बोल रहे हैं सर आप मतलब स्लो बताइए, थोड़ा सा हमें समय दीजिए आंसर देने के लिए। चलिए हम आपको बढ़िया तरीके से समय दे रहे हैं और अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए भाई, चलिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिए। साथियों बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत में जो मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक का श्रेय जाता है दोस्तों मराठाओं को जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मराठा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए किसने गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी। आखिर आखिर कौन से सम्राट थे जो ना दोस्तों गोरिल्ला का युद्ध जो कि बहुत ही फेमस युद्ध था, और जो गोरिल्ला युद्ध की टेक्निक किसने शुरू की थी, मतलब ये गोरिल्ला युद्ध तरीका था बेसिकली, ठीक है। इसमें दोस्तों बेसिकली सीधा युद्ध कर दिया जाता था, ठीक है। तो गोरिल्ला युद्ध जो शुरुआत है ये आपका शिवाजी ने की थी, यानी कि जो छापामार युद्ध था आपको सीधा छापा डाल दिया जाता था और सीधा मतलब युद्ध कर दिया जाता था, ठीक है। और गोरिल्ला दोस्तों स्पेनिश भाषा से लिया गया है और बेसिकली दोस्तों गोरिल्ला युद्ध था जो कि बहुत ही पॉपुलर है, इससे काफी ज्यादा पॉपुलर थे मराठा और उन्होंने काफी जगह पर शासन किया था, ठीक है। तो गोरिल्ला युद्ध का दोस्तों जो तरीका है इसकी शुरुआत दोस्तों आपकी शिवाजी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी छत्रपति शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत की थी। चलिए आगे कौन से बात शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था दोस्तों, आगे कौन से बात शिवाजी को छत्रपति शिवाजी का ताज पहनाया गया था। चलिए बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1674। साथियों 1674 को शिवाजी को दोस्तों छत्रपति का ताज पहनाया गया था और दिन था दोस्तों 14 जून 14 जून को साथियों 14 जून 1674 को शिवाजी को दोस्तों छत्रपति शिवाजी का ताज पहनाया गया और फिर उन्हें काशी में पहनाया गया था। दोस्तों शिवाजी को जो ताज था जो कि काशी के जो विद्वान थे उन्होंने काशी के जो विद्वान थे जो कि आपके गंगा भाटी थे उन्होंने दोस्तों राज्याभिषेक रायगढ़ में किया था और छत्रपति की इन्हें उपाधि दी थी। उन्हें एक काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्होंने दोस्तों उन्हें छत्रपति फिर उपाधि दी थी। फिर दोस्तों शिवाजी को छत्रपति शिवाजी कहा जाने लगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1674। 14 जून 1674 दोस्तों शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई समस्या किसी भी प्रकार का डाउट हो बताओ, आपके साइड आउट दोस्तों क्लियर कर दिए जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से लेकर 1680 किस वंश के शासक थे। तो साथियों छत्रपति शिवाजी जो कि आपके मराठाओं के बहुत ही पॉपुलर शासक थे, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य के शासक हुआ करते छत्रपति शिवाजी महाराज। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं ने दोस्तों गोरिल्ला जो तकनीक थी इसकी शुरुआत की थी, ठीक है भाई। किसी प्रकार का डाउट हो बताओ, आपके मैं कमेंट वगैरह सब देख पा रहा हूँ। चलिए आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो बताइए आप। चलिए बिल्कुल सही यार, चलिए चलिए भाई बिल्कुल सही, बहुत बहुत बढ़िया यार आप लोगों का। चलिए ओके दोस्तों, आई होप कि आपको सारी चीजें बिल्कुल तरीके से समझ में आ रही हूँ। किसी प्रकार का डाउट हो तो बताओ आप। चलिए बहुत सही। एक बच्चा बोल रहा है मराठा, चलो मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक आखिर किसे माना जाता है। दोस्तों मराठा साम्राज्य का आखिर दूसरे संस्थापक आखिर हम किसको मानते हैं बताइए, ठीक है। आपको इसके लिए मैं 3 सेकंड का समय देता हूँ, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। चलिए मराठाओं के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है खैर। और दोस्तों देखिए मराठा जो साम्राज्य था, चलिए मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। ओके गॉट इट, ठीक है। साथियों सुनना बात को, मराठा साम्राज्य की बात सुनो। मराठा साम्राज्य दोस्तों संस्थापक मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे जो कि कौन थे भाई साहब। संस्थापक थे आपके शिवाजी। शिवाजी जिनका जन्म दोस्तों कब हुआ था, शिवाजी दोस्तों जन्म हुआ था 1627 में, सिमनेर के किला में इनका जन्म हुआ था। पिताजी शिवाजी के जो पिताजी थे वो आपके थे शाहजी भोसले जी। शाहजी भोसले शिवाजी के पिताजी, मम्मी की माँ का नाम था दोस्तों बहुत ही फेमस है इनकी माँ जीजाबाई। एक जाना पूछता है शिवाजी का माँ का नाम क्या था, जीजाबाई की माँ का नाम है, पिता इनके शाहजी भोसले। गुरु थे दोस्तों शिवाजी के रामदास, गुरु थे रामदास। समझना अच्छे से भाई, जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ दोस्तों इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजधानी दोस्तों शिवाजी ने अपनी क्या बनाई थी, शिवाजी ने दोस्तों राजधानी अपनी बनाई थी रायगढ़। रायगढ़ राजधानी बनाई थी इन्होंने 6056 में, ठीक है। और 6050 में उन्होंने दोस्तों राजधानी बनाते ही 6050 में उन्होंने मुगलों का युद्ध हुआ था। मुगलों का युद्ध हुआ था, मुगल और इनके बीच युद्ध हुआ था जो कि पहला युद्ध था, ठीक है। और इनके जो दरबारी में राजभाषा थी वो आपकी मराठी थी। और इनका राज्य भी दोस्तों शिवाजी का हुआ था 1674 को, रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और 14 जून 1674 को दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, फिर छत्रपति की उपाधि मिली थी। और ये काशी के बहुत ही फेमस विद्वान थे, उन्होंने दोस्तों रायगढ़ के किले में शिवाजी का
मतलब राज्याभिषेक किया था। और मृत्यु इनकी शिवाजी की मृत्यु हुई 1680 में। मतलब 6 साल दोस्तों शिवाजी ने शासन किया। ठीक है। और फिर इनका उत्तराधिकारी दोस्तों संभाजी बना। और उत्तराधिकारी इनका कौन बना भाई साहब? उत्तराधिकारी इनका बना संभाजी। संभाजी जिसकी हत्या कर दी गई, औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी संभाजी की। और फिर उसके बाद साथियों फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं आपके बेस्ट किंग था, अगले राजा बनते हैं राजा राम बनते हैं। और इनकी पत्नी थी ताराबाई। ताराबाई ने दोस्तों काफी शासन किया। और गोरिल्ला युद्ध के लिए दोस्तों फेमस थे आपके बालाजी। गोरिल्ला एक जानना पूछता है गोरिल्ला युद्ध के लिए कौन फेमस है? बालाजी, बालाजी राव प्रथम। बालाजी राव प्रथम ये गोरिल्ला युद्ध के लिए फेमस थे। ठीक है। इन्हें हम नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। बालाजी बेसिकली बालाजी राव प्रथम को हम लोग नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये सब मैंने आपको एक छोटा सा जो जो इंपॉर्टेंट आपके लिए जानने लायक चीजें थी मैंने आपको बताई है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक आखिर किसे माना जाता है? साथियों मराठा साम्राज्य का जो दूसरा संस्थापक आखिर किसको मानते हैं भाई? बताओ फटाफट से बताओ कि मराठा साम्राज्य का जो दूसरा संस्थापक है आखिर किसे माना जाता है? बताइए भाई। चलिए चलिए बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव प्रथम। दोस्तों बाजीराव प्रथम को मराठा जो साम्राज्य है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। ठीक है। और बाजीराव प्रथम आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाजीराव प्रथम। और जो कि आपके दूसरे संस्थापक थे मराठा साम्राज्य के। और इन्हीं दोस्तों इन्हीं के समय में गोरिल्ला युद्ध बहुत ही फेमस थे, बहुत ही पॉपुलर राजा है और नाना साहब के नाम से भी हमें जानते हैं। ठीक है। और सबसे फेमस तो थे आपके शिवाजी, फिर उसके बाद आते हैं आपके बाजीराव प्रथम। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर लियो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई बिल्कुल सही, क्या बात है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बाजीराव प्रथम जिनका शासनकाल साथियों 1720 से लेकर 1740 तक चलता है। ठीक है। किस वंश के शासक थे आखिर ये? तो बाजीराव प्रथम जिनका शासनकाल 1720 से लेकर 1740 तक चलता है, यानी 20 साल उन्होंने शासन किया। ये आके कौन से वंश के शासक थे? तो ये आपके साथियों बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेशवा। पेशवा वंश के शासक थे ये। ठीक है। पेशवा बाजीराव प्रथम इनको हम कहते थे। ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लियो, आपका राइट आंसर है। पुणे, पूना, पुणे कवि किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? साथियों जो पुणे पुणे था बेसिकली आपका पेशवा की राजधानी के रूप में जानते थे हम लोग इसको। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि दोस्तों पुणे आपका महाराष्ट्र राज्य का एक बहुत ही फेमस शहर हुआ करता था और अभी भी है। और पुणे को दोस्तों पेशवा के काल में 1740 में दोस्तों मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक राजधानी बना दिया गया था। और पुणे के दोस्तों पेशवा के काल में बहुत ही ज्यादा तरक्की हुई थी। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका पेशवा राइट आंसर हो जाएगा। बाजीराव सेकंड किस वंश के शासक थे? बाजीराव सेकंड जिनका शासनकाल साथियों 1796 से लेकर 1818 तक चला, आखिर कौन से वंश के शासक थे? तो बाजीराव सेकंड दोस्तों ये आपके पेशवा वंश के शासक थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी पेशवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पेशवा बेसिकली पेशवा या फिर मराठा साम्राज्य एक ही चीज है। ठीक है। तो पेशवा मुख्यतः दोस्तों मराठा साम्राज्य के राजाओं का प्रथम प्रधानमंत्री होता था। ठीक है। तो पेशवा प्रधानमंत्री हुआ करता था और पेशवा मराठा साम्राज्य में आता है। और ये आपके पेशवा वंश के शासक थे आपके बाजीराव सेकंड। ठीक है। पेशवा एक प्रधानमंत्री का पद था, मतलब प्रधानमंत्री की पोस्ट को पेशवा बोलते थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बस कौन से बस में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1818। ऑप्शन नंबर सी 1818 को टिक कर लो। 1818 में दोस्तों मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से दोस्तों मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया था, जिससे दोस्तों जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया था इससे। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 1818 को टिक कर लो, आपका राइट आंसर है। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों शिवाजी महाराज के जो शासनकाल में दोस्तों मंत्री परिषद थे उनको आखिर हम किस नाम से जानते थे? बताओ भाई जल्दी से मतलब कमेंट बॉक्स में बताइए। शिवाजी महाराज के दोस्तों शासनकाल में जो मंत्री परिषद थे उनको हम आगे किस नाम से जानते थे? तो साथियों शिवाजी महाराज के शासनकाल में दोस्तों मंत्री परिषद थे, जो भी मंत्री परिषद थे उनको हम लोग साथियों अष्ट प्रधान के नाम से जानते थे। ठीक है। दोस्तों शिवाजी के शासनकाल में दोस्तों जो शिवाजी थे शिवाजी के शासनकाल में दोस्तों शासन का वास्तविक संचालन आपका अष्ट प्रधान नामक 8 मंत्री करते थे, जिनका दोस्तों कार्य होता था राजा को परामर्श देना। जिसमें 8 दोस्तों आपके शिवाजी के अष्ट प्रधान में शामिल मंत्री थे, मतलब 8 टोटल मंत्री थे जिस पोस्ट को हम लोग अष्ट प्रधान के नाम से जानते थे। जैसे अकबर के शासनकाल में 9 रत्न थे जिसमें 9 लोग एक्सपर्ट थे, उसी के साथ ही शिवाजी के महाराज के शासनकाल में दोस्तों मतलब जो आपका एक अष्ट प्रधान बोलते थे, जिसमें 8 लोग अपनी फील्ड के एक्सपर्ट खिलाड़ी थे जो राजा को सलाह देते थे। मान लो आपके एक प्रधानमंत्री राजा को हुआ करता था, एक आपका वित्त मंत्री था, एक आपका राजकीय पद देखता था, एक आपका विदेश मंत्री था, ये आपके सब दोस्तों ये 8 बेसिकली हुआ करते थे। पोस्ट 8 पोस्ट थी जो कि मतलब एक पूरा जुडिशरी का काम देखता था, है ना, एक आदमी। तो मतलब पूरे 8 मतलब अष्टप्रधान में साथियों 8 बेसिकली पोस्ट थी और उस पोस्ट पर एक एक लोग काम कर रहे थे और वो सब अपनी फील्ड के एक्सपर्ट थे, वो सब पूरा देखते थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर अष्टप्रधान इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए, आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्लियर की आपको सब चीजें समझ में आ रही हो। तब भी किसी प्रकार का डाउट हो बताइए, आपके साइड और बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताओ कैसा आपको वीडियो लग रहा है। इस वीडियो को एक कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी आपका एजुकेशन ग्रुप है, वहां पर शेयर जरूर कर दिया करें, है ना, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट बनाता रहूं। बच्चे जब लाइक कमेंट और शेयर करते हैं तो हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, आपके पास कंटेंट आ पाता है, आप देख सकते हैं यार। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। डेली बेसिस पर साथियों मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें, ठीक है भाई। चलिए, इसके अलावा साथियों बच्चा बोलते हैं सर जो पीडीएफ वगैरह हमें कहां मिलेगी, तो साथियों जो भी आपको पीडीएफ वगैरह जो क्लास की मिलती है वो आपको सब गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी डेली कोई आपको यहां पर मिलेंगी, ई बुक वगैरह, टेस्ट सीरीज और अपडेटेड कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा, जिसको आप गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर करंट अफेयर वगैरह की मैं जल्दी ही आपके लिए ई बुक वगैरह लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है। बाकी साथियों विज्ञान चालीसा भी ले सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी। इसमें टॉप 5000 क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके रेलवे एसएससी के लिए वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। और किसी प्रकार का डाउट इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। और बाकी साथियों एसएससी और रेलवे का एग्जाम पैक भी आप ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों 10,000 से ज्यादा टेस्ट, यहाँ पर लगभग 12,000 प्लस टेस्ट मिलेंगे आपको। और इसमें दोस्तों 300 से ज्यादा फ्री टेस्ट हैं, जिसको फ्री टेस्ट को अटेंड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में है, जिसमें आपको ऑल ओवर इंडिया अपना इसको पता लग जाएगा आपका क्या स्कोर चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक डाल दूंगा, आप फ्री टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। बाकी इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी, क्योंकि केवल 499 रुपए में आपको दी जा रही है, ठीक है भाई। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए भाई, गांधी जी ने कानून की पढ़ाई आके कहां पर की थी यार, बताओ जल्दी से। गांधी जी ने आके कानून की पढ़ाई कहां पर की थी, जल्दी से। मैं आपको इसके लिए 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, जिसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई। गांधी जी ने आके आपकी जो कानून की गांधी जी ने पढ़ाई की थी वो आके कहां पर की थी, बताओ। दोस्तों गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ था, गुजरात में। गांधी जी गुजरात के थे, पोरबंदर के गांधी जी थे। और इसके अलावा गांधी जी का विवाह हो गया 13 साल की उम्र में दोस्तों, गांधी जी का विवाह हो गया था, जो कि कस्तूरबा गांधी से गांधी जी का विवाह हुआ था। और फिर दोस्तों गांधी जी कुछ टाइम बाद आपके बेसिकली आपके चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे और लंदन चले गए थे। लंदन में दोस्तों गांधी जी ने अपनी कानून की पढ़ाई की थी। और ऑप्शन में भी यूनाइटेड किंगडम इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने अपनी जो कानून की पढ़ाई वो आपकी लंदन से की थी 88 में, 1888 में कि गांधी जी ने आपकी लंदन से दोस्तों कानून की पढ़ाई की। फिर उसके 1891 में गांधी जी भारत वापस लौट गए थे, ठीक है। मतलब कानून की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद और इनर टेम्पल से आपकी ब्रिस्टन की डिग्री लेकर गांधी जी भारत लौट गए थे। फिर उसका दोस्तों गांधी जी कुछ टाइम बाद आपके फिर गांधी जी चले जाते हैं आपके दक्षिण अफ्रीका। फिर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, लगभग गांधी जी 21 साल दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है। 21 साल गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। फिर उसके बाद साथियों 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आते हैं। गांधी के दोस्तों राजनीतिक गुरु कौन थे, वो आपके थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और फिर उसका दोस्तों गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। फिर उसका दोस्तों गांधी जी 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, जो कि अहमदाबाद में है। गांधी जी को दोस्तों केसरी हिंदी की उपाधि भी दी गई है, जो कि अंग्रेजों द्वारा दी गई है। और 1917 में दोस्तों गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था, जो कि चंपारण में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, अभी जस्ट मैंने दोस्तों बताया गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले साहब को मानते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका देखिए, गांधी जी के सत्याग्रह निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है, ठीक है। साथियों गांधी जी संबंधी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है। तो गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है, बताइए आप, ठीक है, किन दो से जुड़ाव है। दोस्तों सत्याग्रह का मतलब ही होता है, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह। सत्याग्रह यानी कि सत्य के प्रति आग्रह इसका मतलब होता है, यानी कि सच्चाई और अहिंसा, इन दो से जुड़ाव। सत्याग्रह का जो जुड़ाव सच्चाई और अहिंसा से है, ठीक है। अहिंसा नहीं करना है हमें और सच्चाई के रास्ते पर चलना है, ठीक है। सच्चाई, सत्य और अहिंसा जो आपके सत्याग्रह के मूल आधार है। चलिए, सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया, सत्याग्रह की जो शक्ति आखिर इसने किस शक्ति पर जोर दिया, तो सत्याग्रह की शक्ति ने सत्य पर जोर दिया था। ऑप्शन नंबर बी सत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था, तो महात्मा गांधी ने आखिर इनमें से किसका समर्थन नहीं किया, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों गांधी जी ने दोस्तों आखिर इनमें से किसका समर्थन नहीं किया था, ठीक है। दोस्तों गांधी जी बेसिकली आपका लिक्वर प्रोविजन मद निषेध का मतलब समर्थन किया था, वही मदिरा पान पर रोक लगनी चाहिए। ग्राम पंचायत का समर्थन किया था, श्रम की गरिमा का इसका भी समर्थन किया था, श्रम की गरिमा बढ़नी चाहिए। और ग्राम पंचायत का भी मतलब किया था गांधी जी ने समर्थन की ग्राम पंचायत आनी चाहिए। जबकि दोस्तों भारी उद्योग का दोस्तों गांधी जी ने विरोध किया था कि भारी उद्योग नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी का भारी उद्योग के लिए समर्थन नहीं था। गांधी जी मानते थे कि भारी उद्योग लग जाएगा, उससे दोस्तों बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर उद्योगों में मशीनों का प्रयोग होता है। जब मशीनें होंगी तो भाई लोग कैसे काम करेंगे, लोगों में बेरोजगारी पनपेगी, ठीक है। इसलिए गांधी जी हैवी इंडस्ट्री के विरोध में थे। गांधी जी बोलते थे स्वदेशी चीजें अपनाओ, ठीक है। और खादी उद्योग पर ज्यादा बल गांधी जी ने दिया। तो ऑप्शन नंबर बी हैवी इंडस्ट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां पर हुआ था, गांधी के साथियों पहला सत्याग्रह जो कि आपका 1917 में हुआ था, जो कि चंपारण में हुआ था। बिहार के चंपारण में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? गांधी जी का दोस्तों सर्वोदय से आके क्या तात्पर्य है बताओ। तो गांधी जी के सर्वोदय से भाई साहब तात्पर्य बताओ, जल्दी से बताओ गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो गांधी जी का यार सर्वोदय से मतलब है अछूतों और दलितों का उत्थान करना। ठीक है, अछूतों और दलितों का उत्थान करना सर्वोदय से गांधी जी का मतलब है सर्व और उदय। सर्व और उदय से आपका सर्वोदय बनता है, जिसमें मतलब सबका उदय हो, यानी कि अछूतों और दलितों का उत्थान भी हो। ठीक है, 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? साथियों 1918 में गांधी जी सत्याग्रह करते हैं, जो कि गुजरात के खेड़ा जिले में करते हैं। और ये किसके समर्थन में गांधी जी ने खेड़ा में सत्याग्रह का मतलब किसका समर्थन आगे गांधी जी को मिल गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे, उनके दोस्तों गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था, क्योंकि 1918 में किया गया था गुजरात में। ठीक है, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? अभी जस्ट मैंने आपको बताया साथियों, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और गांधी का जन्म भाई साहब कब हुआ, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ? तो बेसिकली अभी जस्ट मैंने आपको बताया 2 अक्टूबर 1869 को दोस्तों गांधी जी का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लिया, आपका राइट आंसर है। महात्मा गांधी की हत्या किसने की? दोस्तों महात्मा गांधी की जो हत्या है या किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों बेसिकली जो महात्मा गांधी की जो हत्या थी, बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स बताइए। मैं आपकी कमेंट देख पा रहा हूँ, कमेंट में आपके देख रहा हूँ महात्मा गांधी की जो हत्या आगे किसने की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या भाई जो नाथूराम गोडसे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए नाथूराम गोडसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। नाथूराम गोडसे कौन था? तो नाथूराम गोडसे एक पत्रकार था और हिंदू राष्ट्रवादी बेसिकली था। ठीक है, और ठीक है, तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और बेसिकली 30 जनवरी और 1948 को गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी थी। ठीक है, और बिरला भवन में उसने प्रार्थना सभा में हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की। ठीक है, कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है? कोई सत्याग्रही ग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है? तो बताओ दोस्तों, अहिंसा का बेसिकली मतलब क्या होता है? अहिंसा का अच्छा मतलब होता है बेसिकली नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा का बेसिकली जो मतलब होता है मतलब हिंसा नहीं करना, यानी कि कोई भी मतलब हमें अपनी बात अच्छे तरीके से मनमानी, ना कि हमें कोई हथियार उठाना, ना कोई लठ उठाना, हमें कुछ भी नहीं उठाना। अहिंसा का मतलब साथ ये होता है बिना हिंसा किए। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसका मतलब होता है किसी भी प्राणी को तन मन कर्म वचन और वाणी से कोई भी नुकसान ना पहुंचे, अहिंसा होता है। ठीक, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो अहिंसा कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। अत्याचारों के सहयोगियों को प्रभावित करते हुए, ये बात बिल्कुल गलत है। अत्याचारियों की करुणा को प्रभावित करते हुए, ये बात भी बिल्कुल गलत है भाई साहब। अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए, अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए एक मतलब अहिंसा इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो अत्याचारी उनकी अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए हम विजय प्राप्त कर सकते हैं अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको टिक कर लिया, आपका राइट आंसर है। मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद आगे कौन से वर्ष में भारत आए थे? मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी। ठीक है, तो एम के गांधी मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था गांधी जी का। ठीक है, तो मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद आगे कौन से वर्ष में दोस्तों भारत आए थे? तो गांधी दोस्तों बेसिकली आगे कौन से वर्ष में दोस्तों गांधी जी भारत आए थे, विदेश से कब लौटे थे? दोस्तों गांधी जी बेसिकली अफ्रीका में 21 साल रहे, 21 साल गांधी जी अफ्रीका में रहे। फिर आपके 1915 में दोस्तों गांधी जी का भारत में आगमन होता है। 9 जनवरी के दिन होता है, 9 जनवरी 1915 को दोस्तों गांधी जी का भारत में आगमन होता है। और अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा उनकी बेइज्जती की थी। फिर दोस्तों गांधी की कसम खाई थी, हम भाई अंग्रेजों को बिल्कुल ट्रेन में दोस्तों अंग्रेजों ने घुसने नहीं दिया था। गांधी काले थे और इनका बहुत अपमान किया गया, तो गांधी जी ने कहा तुम हमें अभी यहाँ से भगा रहे हो, हम तो पूरे देश से भगा देंगे, है ना। फिर उससे गांधी जी ने अपने आंदोलन चालू किए थे। ठीक है, तो दोस्तों 1915 में 9 जनवरी 1915 को दोस्तों गांधी जी भारत लौट आए थे। ऑप्शन नंबर 1915 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद गांधी जी अपना साबरमती आश्रम की यहाँ से स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों गांधी जी पहला सत्याग्रह गांधी जी का संपादन में होता है बिहार की। बस 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकारी दक्षिण अफ्रीका से वापसी कर ली थी? तो बच्चा अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, तो बच्चा जनवरी के दिन था, 9 जनवरी दोस्तों। 9 जनवरी दोस्तों गांधी जी भारत वापस आ गए थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आ गए थे। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लिया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? 1918 में जाके कौन से शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल के जो मजदूर है उनकी हड़ताल का समान नेतृत्व किया था? बताओ भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, बच्चे बोल रहे हैं सर आप ज़्यादा डिटेल में मत बताइए, आप फास्ट कराइए क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय बचा है। चलिए बच्चा, हम आपको वो चीज़ें करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे दोस्तों मतलब नहीं है ज्ञानबाजी देने का, हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें आपका सिलेक्शन देना है यार, है ना। हम आपको दोस्तों एक क्वेश्चन के लिए 20-20 मिनट की कहानी बताएं, क्या ही मतलब बनता है यार। आपका सिलेक्शन ना हो तो आप हमें गरिया के चले जाएंगे। बच्चा हमारा मोटिव आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होना, ना कि ज्ञानी बनना। तो भाई बताओ इसका आंसर जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। भाई अगर कमेंट में आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं बच्चा, तो आप बच्चे इसके आंसर आप मुझे लास्ट में जरूर बताएं, कैसा आपका स्कोर बन रहा है। लास्ट में अपना जरूर बताइएगा। जो मैंने आपको तरीका बताया ABC, मतलब आपको बिल्कुल जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन, मान लो कोई भी क्वेश्चन है 200 मार्क क्वेश्चन है,
ये आया 204 वाला क्वेश्चन। आपको स्टार्टिंग से लिखना है, 1 2 3 4 ऐसे करके आपको लिखना है, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए। अब मान लो इसका आंसर ए आया, आपको लगा इसका राइट आंसर ए होना चाहिए, मुझे लगा, मैंने बताया आपको बी होगा, तो इसको कट टेस्ट करना है। अब मान लो 205 वाला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर मान लो आपको लगा ए होगा, मैंने भी इसका आपको राइट आंसर 5 सेकंड बाद बताया ए, तो उसको फिर टिक करना है। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताओ कितना आपका स्कोर बन रहा है यार। 70% भी स्कोर बना तो बच्चे आप बहुत मतलब तरक्की, मतलब आप अच्छा खासा जीके में स्कोर कर ले जाओगे, है ना। 1918 में अगर इससे कम बन रहा है तो भाई आपको मेहनत करने की जरूरत है बच्चे। 70% भी अगर आपको बना रहा है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और मेहनत कीजिए आप, है ना। क्योंकि बच्चे आप जानते हैं अब जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई साहब। एमटीएस में देख लो यार, जीके के बिना कुछ होगा ही नहीं। उसके अलावा साथियों आप सीएचएसएल में देख लो, आप किसी भी एग्जाम में देख लो यार, जीके के बिना भाई साहब कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो जीके पे बहुत अच्छे से फोकस करो भाई, तभी आपकी जीत होगी, अभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। 1918 में दोस्तों किस शहर में आके महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूर की हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो गांधी जी दोस्तों 1918 में जो भी मिल के मजदूर थे उनका दोस्तों बेसिकली गांधी जी ने जो मिल के जो मजदूर थे उनकी हड़ताल का नेतृत्व किया था, जो कि अहमदाबाद में गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अहमदाबाद शहर में बेसिकली जो मिल के मजदूर थे और मजदूरों का की हड़ताल का गांधी जी ने बेसिकली नेतृत्व किया था। और इसके बाद दोस्तों मजदूरों को बोनस मिल गया था और फिर आंदोलन आपका समाप्त हो गया था। ठीक है, गांधी जी अनशन में बैठ गए थे, फिर उसका जो श्रमिक थे उनको 35% के आसपास बोनस दे दिया गया था कंपनी की तरफ से, और फिर गांधी जी ने हड़ताल बंद कर दी थी। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? जो खिलाफत आंदोलन है आखिर इसका संबंध है भाई साहब किससे था यार, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। खिलाफत आंदोलन बच्चा 1919 से लेकर 1921 तक चलता है आपका खिलाफत आंदोलन। ठीक है, 2 साल चलता है। इसका साथियों नेतृत्व कौन कर रहा था भाई? जब नेतृत्व की बात करें तो इसका नेतृत्व आपके शौकत अली खान कर रहे थे, शौकत अली कर रहे थे, और आपके मोहम्मद अली कर रहे थे। ठीक है, 1919 में उन्होंने स्थापना की थी और स्टार्ट किया था ये वाला नेतृत्व। और इनका बेसिकली तुर्की के जो खलीफा थे इन्होंने इनका अपमान कर दिया था, फिर उसके बाद आपका खिलाफत आंदोलन कर रहे थे और महात्मा गांधी का इनको समर्थन मिला था, महात्मा गांधी का समर्थन मिला था। ठीक है, और तुर्की के जो खलीफा थे उन्होंने इनकी इंसल्ट कर दी थी। उसके बाद ये आपके शौकत अली खान और मोहम्मद अली कर रहे थे। 1919 में इन्होंने स्टार्ट किया था खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 से लेकर 1921 तक चला। इसको बूस्टअप तब मिला जब इसने गांधी इस आंदोलन को गांधी जी ने सपोर्ट किया था। तो खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो खिलाफत आंदोलन का संबंध तुर्की से था, क्योंकि तुर्की के जो खलीफा है इन्होंने तुर्की के जो खलीफा का अंग्रेजों द्वारा अपमान किया गया था। ठीक है, जो तुर्की के जो खलीफा थे उनका अंग्रेजों ने अपमान कर दिया था, तो उस पर ये आंदोलन आपका हो गया था, उठ गया था। ठीक है, 1920 का खिलाफत आंदोलन। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन आपका खिलाफत आंदोलन का संबंध आके किससे था? खिलाफत आंदोलन का यार संबंध आके किससे था बताओ जल्दी से। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तुर्की। तुर्की से संबंध आपका खिलाफत आंदोलन, और जो खिलाफत आंदोलन आपका तुर्की से संबंध रखता है, तुर्की से स्टार्ट हुआ था। और अगर दोस्तों खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन आपका 1919 से लेकर 1921 तक चला था, और इसके नेतृत्व कर रहे थे भाई साहब शौकत अली खान कर रहे थे, शौकत अली कर रहे थे, और इसके मोहम्मद अली इसका नेतृत्व कर रहे थे। और ये आंदोलन तब भड़का था भाई जब जो तुर्की के जो खलीफा थे उनका अंग्रेजों ने अपमान कर दिया था। इसको दोस्तों बूस्टअप गांधी जी ने इसका पूरा सपोर्ट किया था खिलाफत आंदोलन का, तो इसका राइट आंसर तुर्की आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लिया, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ए रहा मेरे भाई, देखो यार क्या आपको कोई दिक्कत है भाई, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है दोस्तों, कोई किसी भी प्रकार का डाउट हो बताइए, आपके साइड बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे, आपकी सारी तकलीफें मिटा दी जाएंगी। 1920 का जो खिलाफत आंदोलन है सेलेस के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। 1920 का जो खिलाफत आंदोलन है आपका तुर्की बेसिकली तुर्की के खिलाफ किए गए अन्याय के विरोध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था ये आंदोलन। ऑप्शन नंबर तुर्की इसका राइट आंसर है। तुर्की के जो खलीफा थे उनकी इंसल्ट हुई थी, अंग्रेजों ने कर दी थी। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली खान कर रहे थे, तो आपका खिलाफत आंदोलन का राइट आंसर हो जाएगा। आपका 1919 से लेकर 1922 तक चलता है, 1919 से लेकर 1922 तक आपका चलता है। अगला क्वेश्चन आपका गांधी जी ने आशा व्यक्त की असहयोग को किसके साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं? तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। गांधी जी ने आशा व्यक्त की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से हम समाप्त कर सकते हैं। ऑप्शन बी खिलाफत इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? भारत में किसके शासन काल के दौरान खिलाफत जो आंदोलन जो कि 1919 से लेकर 1922 तक चला था, और ये आपके उस समय कौन भाई साहब थे भाई? ठीक है, किसके समय में भाई साहब आपका जो खिलाफत आंदोलन है ये चला था? ठीक है, बताओ भाई जल्दी से बताओ। तो भाई साहब उस समय आपके जो गवर्नर जनरल थे भाई साहब वो थे आपके बेसिकली राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड का राइट आंसर हो जाएगा, और जो कि 1916 से लेकर 1919 तक रहे। ठीक है, और इन्हीं काल में दोस्तों खिलाफत और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये आपका खलीफा के समर्थन में चलाया गया था, और इसको हम इसलिए खिलाफत आंदोलन कहते हैं। खलीफा यानी खिलाफत समझ लीजिएगा आप लोग, है ना। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने बेसिकली 1919 में किया था, तो बॉम्बे इन 1990 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बम्बई में 1919 में मतलब गठन किया था। ठीक है, अली बंधुओं ने। कहां और कब खिलाफत समिति बनाई गई थी? कहां और कब खिलाफत समिति बनाई? अगेन वही क्वेश्चन रिपीट है। तो साथियों बंबई में आपकी खिलाफत समिति बनाई गई थी, कब? 1919 में। ठीक है, तो आप बेसिकली किस पर टिक करेंगे? आप करेंगे भाई
बॉम्बे इन मार्च 1919, मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति बनाई गई थी, खिलाफत आंदोलन की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया था, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने कब चलाया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से बताओ यार अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। पहला गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब था? तो गांधी जी ने अपना पहला असहयोग आंदोलन बच्चा मेरे प्यारे दोस्तों 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने अपना पहला असहयोग आंदोलन चलाया था, आंदोलन स्टार्ट किया था। और उपाधि गांधी जी ने वापस कर दी थी, गांधी जी को अंग्रेजों ने उपाधि दी थी भाई केसरी हिंद की उपाधि थी, जो कि गांधी जी ने वापस कर दी थी इसी आंदोलन में। या एग्जाम में पूछेगा भाई केसरी हिंद की उपाधि गांधी जी किस आंदोलन में वापस की? असहयोग आंदोलन में दोस्तों गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। और फिर उसके बाद दोस्तों 5 फरवरी 1920 को 22 को एक कांड होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, चौरी चौरा जगह पर जो कि यहाँ पर जो चौरी चौरा जगह थी, जो थाने में एक जो आंदोलनकारी थे वो आग लगा देते हैं थाने में, जिसमें दोस्तों 22 जवान खत्म हो जाते हैं। 22 जवान इसमें खत्म हो जाते हैं। चौरी चौरा कांड होता है जो कि गोरखपुर का चौरी चौरा कांड। इसमें अंग्रेजों का जो थाना था उसमें आग लगा देते हैं क्रांतिकारी। फिर उसका दोस्तों 22 जवान खत्म हो जाते हैं। और फिर 12 फरवरी 1922 को साथियों होता है क्या, असहयोग आंदोलन गांधी जी को वापस लेना पड़ता है। असहयोग आंदोलन गांधी जी ले लेते हैं वापस, ठीक है। और फिर उसके बाद मार्च 1922 के बाद फिर मार्च 1922 में गांधी जी को 6 साल की सजा सुना दी जाती है। और फिर 1921 में साथियों एम एन राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना बीच में होती है और गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई दी जाती है। खैर ठीक है, फिर तो गांधी की सजा भी खैर कम हो जाती है। और ठीक है, तो ये सब रहा है आपका। तो अगस्त आप किसको टिक करोगे? 1 अगस्त 1920 को साथियों असहयोग आंदोलन आपका चला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में क्या शामिल नहीं था? ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में साथियों आपका आम दंगे या हिंसा शामिल नहीं थी, लेकिन वो हो गई थी। इस चक्कर में दोस्तों गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, जो कि कब लेना पड़ा? 12 फरवरी 1922 को गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, क्योंकि 5 फरवरी दोस्तों चौरी चौरा जगह पर 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 22 जवान जल गए थे, ठीक है। इस कारण दोस्तों ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा बौखला गए थे, इसलिए गांधी जी को वापस ये आंदोलन लेना पड़ा था। गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? तो गांधी जी 1920 में बच्चा 1 अगस्त 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ये चला कब तक है? 1922 तक मेरे प्यारे दोस्तों चला था। तो ऑप्शन नंबर किसको टिक करोगे आप? ऑप्शन नंबर हम करेंगे सी को टिक, सी वाला टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि आपको कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट होना तो बताओ यार, आपके सारे डाउट हम लोग क्लियर कर देंगे। आप किसी प्रकार की समस्या हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8851529691। इस पर भी आप अपने डाउट वगैरह कुछ भी आपको क्लास में इशूज आ रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, वो आप भेज सकते हैं। बाकी साथियों कंप्लीट कोर्सेज का गुरुकुल प्लस की जो ऑफिशियल ऐप है उसी पर ही उपलब्ध है। तो गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपको कंप्लीट कोर्सेज का मिल जाएगा, वो भी सिस्टमैटिकली रूप में, आपको बिल्कुल भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फरवरी 1922 को चौरी चौरा में घटी घटना निम्नलिखित में किस की वापसी का मुख्य कारण था? दोस्तों जो 1922 में चौरी चौरा जो कांड हुआ था, जो कि गोरखपुर में हुआ था, इसके बाद दोस्तों गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को यार टिक कर लिया, आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो ये आपका 1922 को समाप्त हो गया था और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी को ये समाप्त करना पड़ा था असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड भाई साहब आपका जो होता है 5 फरवरी के दिन होता है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। और असहयोग आंदोलन यहाँ से याद रखो 7 फरवरी को बच्चा रोज डे होता है। 7 फरवरी को अगर आप अभी आपका फरवरी वैलेंटाइन वीक निकला है, 7 फरवरी से 2 दिन पहले आपको 7 फरवरी को रोज डे होता है, रोज डे से 2 दिन पहले चौरी चौरा कांड होता है। ऐसे रिलेट करो, अब तब आपको चीजें हमेशा याद रहेंगी, तो वरना भूल जाओगे आप, है ना। और 12 फरवरी को यार, 12 फरवरी आपको याद रखना हमेशा। 12 फरवरी को आई थिंक शायद हक डे या हक डे होता है, शायद हक डे होता है। उस दिन साथियों असहयोग आंदोलन गांधी जी ने मतलब अलग कर दिया था, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था गांधी जी ने, ठीक है। ऐसे आप गांधी चीजें दोस्तों याद रखो ताकि आपको चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें रिलेट करके अपनी लाइफ से देखिएगा। 12 फरवरी याद रखिएगा, 12 फरवरी 1922 को दोस्तों असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। हक डे के दिन गांधी जी ने अलग से हक कर दिया था, मतलब अलग कर दिया था, बिल्कुल, है ना। तो बिल्कुल उन 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया गांधी जी द्वारा। तो चौरी चौरा कांड आपको 1922 में हो गया था। तो ये आपका 7 फरवरी को हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर लो, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यार स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ये आपके दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना भाई साहब की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और देश बंधु चित्तरंजन दास द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ओके भाई, चलिए भाई। मोतीलाल नेहरू और सियाल दास किस पार्टी के संस्थापक थे यार? मोतीलाल नेहरू और सियाल दास साथियों अभी जस्ट मैंने बताया आपको बच्चे, स्वराज पार्टी का गठन इन्होंने किया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने 1 जनवरी 1923 में इन्होंने गठन इसका किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन आपका फिर वही क्वेश्चन उसका एग्जाम रिपीट करा, सेम एग्जाम बस थोड़ा सा हल्का थ्योरी बदल देता है, वही सेम क्वेश्चन पूछता है। वही क्वेश्चन एग्जाम हमेशा आपको 22 में पूछेगा, 23 में पूछेगा, भाई इतिहास थोड़ी ना पलट जाएगा, इतिहास तो वही रहेगा ना यार। तो एग्जाम बस आप थ्योरी बदलेगा, चीजें बदलेगा, कहीं तारीख पूछ लेगा आपसे, या फिर नाम पूछ लेगा भाई इन ऑप्शन में आके किन्ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। इस प्रकार एग्जाम आपसे चीजें पूछेगा।
तो बच्चा स्वराज पार्टी जो गठन है वो आपका किया था भाई साहब किसने, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सी आर दास और मोतीलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइए बच्चा, आपकी सारी तकलीफ मिटा दी जाएगी। दोस्तों 461 वाला बच्चा क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा भारत के संविधान का भाग 4। भाग 4 बच्चा किससे संबंधित है, भाग 4 आपका नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और जी आपका आर्टिकल बच्चा मैं बता चुका हूँ 36 लेके 51 तक आते हैं आपके राज्य नीति निर्देशक तत्व आपके भाग 4 में आते हैं 36 लेके 51 तक। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आके डायरेक्टिव पॉलिसी किसके लिए सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन आपका आजीविका के पर्याप्त साधन, ये बात बिल्कुल सही है। बी वाला देखो आपका धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, ये बात भी बिल्कुल सही है। नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए सी वाला देखो भाई, सी वाला आपका नौकरी पेशा महिलाओं के मातृत्व अवकाश, यानी कि जब लड़की मतलब जो औरत है जिनका बच्चा होने वाला है तो बच्चा खैर ये आपका जो नीति निर्देशक तत्व में सब नहीं लिखा गया कि भाई नौकर पेशी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन ये तो लिखा है, लेकिन बच्चा जो नौकर पेशा महिलाओं के मातृत्व अवकाश के बारे में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बच्चा नहीं लिखा है। ये फिर इसके बाद एक संविधान संशोधन हुआ, एक संशोधन हुआ जो कि मातृत्व लाभ संशोधन बिल आया जो कि 2016 में बच्चा आया, जिसका नाम क्या है आपका मातृत्व लाभ संशोधन बिल, जो कि 2016 में इसमें कहा गया कि जो नौकर पेशी महिलाएं मतलब जो नौकरी कर रही हैं लेडीज हैं, तो जो सरकारी नौकरी कर रही हैं उनको 6 महीने की अवकाश दिया जाए, मतलब 6 महीने यानी 26 सप्ताह का अवकाश दिया जाए। 26 सप्ताह का अवकाश का उनको प्रावधान है, लगभग 6 महीने का अवकाश दिया जाए। ये आपका 2016 में आया, लेकिन ये आपका डायरेक्टिव पॉलिसी में ऐड नहीं हुआ, यानी कि नीति निर्देशक तत्व में एडेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला आपकी बात गलत है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम लोग आपसे निर्वाचन यानी कि इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन चर्चाएं करेंगे। 462 वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की। आखिर में किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी कि सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की, बताइए वो कौन सा एक्ट है। ठीक है बच्चा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ था। तो आपका भारत जी आपका एक्ट जो कि 1919 में जो कि भारत परिषद अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन 1909 के एक्ट के तहत हुआ था मुसलमानों का निर्वाचन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बच्चा राइट आंसर हो जाएगा, एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, और जो आपका आर्टिकल जो 1919 रिफॉर्म ऑफ 1919 आई थी, इसमें बेसिकली बताया गया था कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 का एक्ट बोलता है। और 1935 आपका बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके तहत साथियों क्या है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार होना। और जो आपका 1892 एक्ट है ये बोलता है भाई अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ। ठीक है, चलिए 463 वाला क्वेश्चन, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ। बच्चा भारत में आके पहला आम चुनाव कब हुआ, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत में पहला आम चुनाव आपका 25 अक्टूबर 1951 को हुआ। और ये आपका चला बच्चा कब तक, 21 फरवरी, या सबसे ज़्यादा चला 28-21, क्योंकि बच्चे उस समय संसाधन तो थे नहीं, तो 21 फरवरी आपका 1952 के मध्य हुआ था। तो आपका लगभग आपका आम चुनाव अक्टूबर लंबा लगभग 5 से 6 महीने चला, 5 महीने आपका चुनाव चला था, और जिसमें आपके लगभग 1874 उम्मीदवार और 53 दलों ने भाग लिया था चुनाव में। ठीक है, और जिसमें कांग्रेस ने 489 सीटों में से 364 सीटें जीत ली थी। ठीक है, आपकी 489 सीटों में से 364 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। और देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे भाई बच्चे, देश के पहले प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो आम चुनाव है जो आपका 1951 से लेकर 52 तक चला था, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके डन, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का साथियों डाउट हो बताओ आप लोग, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए 464 वाला बच्चा क्वेश्चन देखो आप लोग और उत्तर अपना बताओ। 464 वाला क्वेश्चन है आपका, देखिए इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। आखिर इनमें से कौन सा सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, बताइए फटाफट बताइए बच्चा। आखिर इनमें से कौन सा आपका सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, जल्दी से बताइए अपना उत्तर। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, जल्दी से बताइए बच्चे। निर्वाचन आयोग आपका किस भाग में आता है, बताओ कमेंट करके बताओ कि निर्वाचन आयोग किस भाग में आता है। तो बच्चा निर्वाचन आयोग आपका बेसिकली भाग किस में आता है बच्चा, निर्वाचन आयोग आपका भाग 15 में आता है। भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 में जो भी आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो आपके आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच आएंगे। इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो बच्चा सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आपका राइट टू वोट नहीं आता, मतदान का अधिकार नहीं आता। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बेसिकली राजनीतिक अधिकार है, ना कि सामाजिक अधिकार है। राइट टू लाइफ ये आपका सोशल राइट्स है। उसी प्रकार साथियों आपका राइट टू रिलीजन मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप किसी भी धार्मिक को बिलीव कर सकते, कोई भी धार्मिकता आप अपना सकते हैं। उसी बात शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये भी आपका बेसिकली सोशल लाइफ में आता है, मतलब सोशल राइट में आते हैं आपकी साथियों। जो आपका राइट टू वोट है ये आपका बच्चा राजनीतिक अधिकार है, ना कि सामाजिक अधिकार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 465 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है। आखिर में से कौन सा काम है जो कि निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो बच्चे इनमें से कौन सा काम है जो कि निर्वाचन आयोग नहीं करता है, तो निर्वाचन आयोग आपका बताइए। तो निर्वाचन आयोग देखो, चुनाव चिन्हों का आवंटन ये निर्वाचन आयोग का काम है।
निर्वाचन तारीखें तय करना, ये भी वही निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, तारीख क्या होनी चाहिए, इलेक्शन की डेट्स क्या होनी, सब ये निर्वाचन आयोग के हाथों में है। सी वाला चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, फेयरनेस ऑफ इलेक्शन, ये बात भी निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग फेयरनेस बनाए रखता है इलेक्शन में। ठीक है, धांधली वगैरह से रुकता है। डी वाला आपका सिलेक्शन कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, ये बच्चा निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। सिलेक्शन चुनाव के लिए उम्मीदवारों को चयन करना ये निर्वाचन आयोग का अधिकार नहीं है। ये पार्टी चुनती है कि किसको हम करना है, और जो निर्दलीय लड़ते हैं तो वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। बस निर्वाचन आयोग बच्चा देखते हैं कि जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, जो भी कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, वो क्या सही है या फिर फर्जी हैं, बस ये चेकआउट करता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बच्चा गलत है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 466 वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? तो बच्चा भारत का जो आपका चुनाव आयोग है, इसका गठन आपका 1950 में किया गया। फिर भारत में 1950 में होने के बाद, चुनाव आयोग का गठन होने के बाद 1951 में चुनाव हुए। 1951 से लेकर 1952 तक चुनाव चले, लगभग 5 महीने आपके चुनाव चले थे। तो चुनाव आयोग का गठन 1950 में आपका किया गया, 25 जनवरी 1950 को किया गया बच्चा, है ना। चलिए 467 वाला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने PPRTMS पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया? ठीक है, आगे कौन से किस प्राधिकरण ने PPRTMS यानी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया? तो ये आपका सही आंसर भारतीय चुनाव आयोग ने शुरू किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया। ठीक है, जो कि 1 जनवरी 2020। ठीक है, और ये आपका अभी किया गया 1 जनवरी 2020 को शुरू किया गया चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 468 वाला क्वेश्चन, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? ठीक है, तो बच्चा बताओ आखिर भारत में वोट देने की मिनिमम एज क्या है? जल्दी से बताओ अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। तो वही बताइए, फटाफट बताइए आप लोग, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो बच्चा भारत में वोट देने का न्यूनतम पात्रता उम्र है जो कि 18 साल है। ऑप्शन नंबर डी 18 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 18 साल से ऊपर वाला 18 साल या 18 साल से ऊपर वाला व्यक्ति वोट दे सकता है। ठीक है, चलिए 469 वाला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, यानी इंडियन चीफ कमिश्नर कौन थे भारत के? ठीक है भाई, ये बेसिकली संवैधानिक पोस्ट है, इंडियन चीफ कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट संवैधानिक है। ठीक है, ठीक है भाई, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के कौन थे पहले बताइए। और चलिए बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सुकुमार सेन, जो कि एक IAS अधिकारी रहे हैं और ये आपके भारत के पहले चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और ये आपकी लगभग इन्होंने 8 साल सेवाएं दी हैं, एज कमिश्नर के रूप में इन्होंने सेवाएं दी हैं। ठीक है, और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है आपके सुकुमार सेन को 1954 में। चलिए 470 वाला क्वेश्चन है, स्लैश भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त आखिर कौन थे? तो पहले चुनाव आयुक्त आपके सुकुमार सेन थे, फर्स्ट चीफ कमिश्नर आपके सुकुमार सेन थे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 471 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? किस प्रकार का शासन होता है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो बच्चे एक लोकतंत्र में होता है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर जनता चुनती है सरकार को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 472 वाला क्वेश्चन आपका, सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक, संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? फिर सुना, सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली जो भी रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक, संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को आखिर क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बताइए क्या कहते हैं? बताइए बच्चा क्या कहते हैं हम इस प्रक्रिया को? तो बच्चा इस प्रक्रिया को हम लोग उपचुनाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर उपचुनाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर उपचुनाव बेसिकली क्या होता है बच्चा कि जैसे उपचुनाव तब होते हैं जैसे किसी भी उम्मीदवार की मान लो डेथ हो गई, ठीक है, कोई खत्म हो गया उम्मीदवार मान लो, और कोई उम्मीदवार आपका मतलब कोई दोष मुक्त जिस पर मतलब पाए गए, कोई आपराधिक है, अपराधी इसने अपराध किया गया तो उसको भी सीट खाली करनी पड़ती है, वो इलेक्शन कमिश्नर देखता है। और भी बच्चा ये सब चीज़ें रीजन होते हैं, ठीक है। और तो उस केस में अगर किसी उम्मीदवार ने त्यागपत्र मान लो दे दिया तो वो जो सीट है, मान लो इस सीट से उसने त्यागपत्र दिया है तो 6 महीने के अंदर उस पर इलेक्शन करवाने होंगे। जो इलेक्शन कमीशन है ये आपका इलेक्शन करवाएगा, और ठीक है, चुनाव आयोग बेसिकली इलेक्शन करवाएगा, और उसको हम लोग दोस्तों उपचुनाव बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग उपचुनाव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर उपचुनाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 473 वाला आपका क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में लोकसभा चुनाव कौन आयोजित कराता है? भारत में दोस्तों लोकसभा चुनाव है, लोकसभा का जो चुनाव है इलेक्शन आके कौन आयोजित कराता है? तो बच्चा लोकसभा का चुनाव है वो आपका कौन आयोजित कराता है बताइए। देखो, संघ लोक सेवा आयोग तो कराएगा नहीं, परिसीमन आयोग भी नहीं कराएगा, पार्लियामेंट भी नहीं कराएगा, तो इलेक्शन कमीशन कराता है। ऑप्शन नंबर इलेक्शन कमीशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, जो निर्वाचन आयोग है यही लोकसभा और राज्यसभा इन सबके बेसिकली चुनाव का आयोजन कराता है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, आपके राज्य में और केंद्र में यही चुनाव कराते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ये आपका बच्चा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यकाल कितने समय का होता है? तो बच्चा भारत का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका चुनाव मतलब जो कार्यकाल कितने साल का होता है बताइए। तो बच्चा उनका कार्यकाल 6 साल का होता है।
6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ठीक है। 6 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया का, या फिर 65 वर्ष की आयु तक का उसका कार्यकाल रहता है। 65 वर्ष की आयु के बाद उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। 65 ईयर्स होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। और बच्चा जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? वो प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है भाई। चलिए, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करता है। चलिए, अब हम लोग बच्चा आपसे आयोग या फिर समिति से संबंधित क्वेश्चन कुछ चर्चाएं करेंगे। तैयार हैं आप लोग बच्चा? तैयार हैं? बताओ भाई, यस कर दिया करो भाई, तैयार हैं हम सर। चलिए, क्या बात है बच्चा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब अपना क्वेश्चन कौन सा है भाई? अब साथियों हम लोग आपसे आयोग या समिति से संबंधित क्वेश्चन चर्चा करेंगे, ठीक है। और चलिए, तैयार हैं आप लोग भाई? चलिए बच्चा, आयोग या समिति संबंधी हम आपसे क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं। और चलिए, 475 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी? बताइए बताइए भाई, फटाफट बताओ भाई। आखिर इनमें से किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी? तो ये आपकी बताइए। तो बच्चा देखो, इनमें से साथियों आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी हुआ, और आपका इलेक्शन कमीशन हुआ। इनकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी, ठीक है। यूपीएससी और आपका इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और सी आपका दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा बच्चा ये आपके जो यूपीएससी है, यूपीएससी जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन का कार्यकाल 6 साल का होता है या फिर 65 साल की उम्र तक का कार्यकाल होता है। यूपीएससी साथियों आपका बेसिकली आपका आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इन सबको चुनता है, और भी सर्विसेज को चुनता है। खैर, इनके लिए साथियों बेसिकली एक प्रावधान है, ठीक है, आर्टिकल्स हैं। और ये आपके सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट में आते हैं सब, जो कि पार्ट 14 में आते हैं, जो कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं आती हैं, जो कि आपके आर्टिकल 312 से लेकर आपके आर्टिकल 312 से लेकर 323 तक आते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो इसका आंसर ए और सी आपका दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पीके ठुंगन समिति किससे संबंधित है? बच्चा, पीके ठुंगन समिति आखिर किस चीज़ से संबंधित है? तो पीके ठुंगन समिति आखिर किससे संबंधित है? बताइए, फटाफट से बताइए कि पीके ठुंगन समिति आखिर किस चीज़ से संबंधित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो पीके ठुंगन समिति है ये आपकी बिल्कुल सही पंचायती राज से संबंधित है, पीके ठुंगन समिति, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज व्यवस्था इसका राइट आंसर है। चलिए, 477 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया? आखिर में से किस निकाय का यानी किस बॉडी का मेंशन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। किस बॉडी को आके मेंशन नहीं किया गया है बच्चा? कॉन्स्टिट्यूशन ही संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। देखो बच्चा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को बाकायदा मेंशन किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसको बच्चा मेंशन नहीं किया गया। सी देखो आप, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, इसको भी मेंशन किया गया, इसका बाकायदा आर्टिकल है। फाइनेंस कमीशन, वित्तीय आयोग को भी बेसिकली मेंशन किया गया बाकायदा संविधान में, जबकि दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, इसको बेसिकली मेंशन नहीं किया गया है। ये आपका कोई भी संवैधानिक निकाय नहीं, यानी इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। और इसकी स्थापना साथियों बेसिकली आपकी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आया था, जो कि 1993 में आया था, और उसके बाद 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई थी आपकी, जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। और इसका अध्यक्ष होते हैं जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, और जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, जो सीजीआई से रिटायर्ड हो चुके हैं, वो इनके मेन अध्यक्ष होते हैं आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये सब आपके साथियों इंडिपेंडेंट बॉडी है, आपकी ए नहीं है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 478 वाला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? अभी मैंने आपको बताया है क्या? हाँ, अभी तो बताया भाई मैंने आपको। तो बच्चा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चा बेसिकली है। इलेक्शन कमीशन भी आपका संवैधानिक निकाय है बेसिकली, इसमें आर्टिकल है इसके लिए। फाइनेंस कमीशन भी आपका सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, एसएससी जेईई मैकेनिकल में पूछा गया, सिविल में भी बच्चा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए, 479 वाला क्वेश्चन है, पूंछी आयोग किससे संबंधित है? दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो यार भाई, लाइक में क्यों कंजूसी करते हैं आप लोग बच्चा? लाइक जरूर करो आप लोग। और इसके अलावा साथियों आपको पता है, मैं कंप्लीट आपको मैंने कोर्सेज इसका प्रोवाइड कर रखा है इस बुक का, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रेंडिंग कोर्स हमारा रहा है, जिसमें आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ चीजें आपको दी जा रही हैं। तो आप इस कोर्स को भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। पूंछी आयोग आखिर किससे संबंधित है? पूंछी आयोग आखिर किससे संबंधित है? बताइए। तो बच्चा, ये पूंछी आयोग बेसिकली केंद्र राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी केंद्र राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र राज्य से संबंधित है, जो कि आपका 2007 में आया था, ठीक है। और ये आपका बेसिकली केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के जो भूतपूर्व न्यायाधीश थे, इनका नाम था साथियों, मुख्य न्यायाधीश थे, इनका नाम मदन मोहन पूंछी थे, इनके नाम पे पड़ा है पूंछी आयोग। और
इन्होंने इनकी अध्यक्षता की थी और इनकी अध्यक्षता में पूंछी आयोग का गठन किया गया था। मदन मोहन पूंछी जो कि इसके चेयरमैन थे और जो कि रिटायर्ड थे मुख्य जस्टिस न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनकी अध्यक्षता में आपकी पूंछी आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और ये आपका केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित अन्य प्रमुख इन सब के बारे में बेसिकली जानकारियां देता है पूंछी आयोग, ठीक है। इन सब के लिए आयोग बेसिकली बनाया गया, केंद्र और राज्य संबंध के बीच में एक आयोग बनाया जिसका नाम है पूंछी आयोग, ठीक है, 2007 में जो कि बनाया गया था, ठीक है। ये केंद्र और राज्य के संबंध के बीच की समीक्षा करता है पूंछी आयोग, और ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 480 वाला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं, आखिर में से कौन सा बच्चा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बताओ बच्चा। फाइनेंशियल कमीशन तो आपका संवैधानिक बॉडी है, ठीक है, और इसके अलावा देखो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं यार, है ना। फाइनेंस कमीशन होगा आपका, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये भी आपकी संवैधानिक बॉडी है। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग भी आपकी संवैधानिक बॉडी है। जबकि बच्चा एक आपकी जो नीति आयोग है बच्चा, नीति आयोग एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है। और नीति आयोग का पुराना नाम आपका योजना आयोग हुआ करता था, और नीति आयोग का गठन आपका 1950 में हुआ है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री PM ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। और नीति आयोग बेसिकली एक आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ओके। चलो 481 वाला साथियों क्वेश्चन देखिए आप लोग। 481 वाला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काका कालेकर द्वारा दोस्तों इनकी अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जो कि 1953 में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 482 वाला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आके कब किया गया, तो बच्चा बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आके कब हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आपका बिल्कुल सही 6 अगस्त 1952 को हुआ है। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुई, ठीक है। और भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के, ठीक है। चलिए 483 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। आखिर में से इन विकल्पों में से किसके सदस्य आखिर राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो राज्यों के मुख्यमंत्री भाई आगे किसके सदस्य होते हैं, बताइए फटाफट बताइए। तो बच्चा जो आपके राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वो आपके नीति आयोग का तो भाई चेयरमैन जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके PM ऑफ इंडिया होता है, फाइनेंस कमीशन का भी, ठीक है। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का कुछ अलग ही है बच्चा। देखो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो सदस्य होता है वो कौन होता है भाई। उसमें आपका देखिए, उसमें आपका प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का, उसमें कैबिनेट मंत्री उसके सदस्य होते हैं, कैबिनेट मंत्री इसमें सदस्य होते हैं, और मुख्यमंत्री भी इसमें सदस्य आपके होते हैं आपके, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद में मुख्यमंत्री भी सदस्य होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का। और इसके अलावा साथियों इसमें आपके कैबिनेट मंत्री वगैरह शामिल होते हैं, और आपके एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह भी शामिल होते हैं, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य, ठीक है, तो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इलेक्शन कमीशन में कोई सदस्य पॉलिटिक्स चलती नहीं है उसमें, है ना, तो इलेक्शन कमीशन में आपकी अलग ही चीज चलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 484 वाला क्वेश्चन आपका, स्लैश वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। आगे फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष यानी कि जो चेयरमैन फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की आगे नियुक्ति कौन करता है। तो जो आपका वित्त आयोग का जो चेयरमैन है और उनके सदस्य हैं जो कि उनके मेंबर्स हैं, उनकी नियुक्ति साथियों आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया गया था, और राष्ट्रपति साथियों आपके जो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है और उनके जो 4 सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये आपकी बेसिकली दोस्तों संवैधानिक की बॉडी होती है आपकी फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और 5 साल के लिए बैलेट रहती है, ठीक है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। चलिए 485 वाला क्वेश्चन है आपका, वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। अभी मैंने आपको बताया, तो बच्चे आपका आर्टिकल 280 बताता है फाइनेंस कमीशन से संबंधित आपका आर्टिकल 280, जिसमें राष्ट्रपति नियुक्ति करता है फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की, ठीक है। चलिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 साल की समाप्ति पर किया जाता है, ठीक है। 5 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 साल के लिए आपका बैलेट रहता है, ठीक है। तो हर 5 साल बाद वित्त आयोग के चेयरमैन बदलते रहते हैं और 4 सदस्य भी बदल जाते हैं, तो 5 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 487 वाला क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है बच्चा। भारत का जो वित्त आयोग है उसकी नियुक्ति कौन करता है, अभी मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चा कोई दिक्कत है आपको, कोई तकलीफ, कोई समस्या क्या भाई दोस्तों, कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो बताओ भाई, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए 480 वाला क्वेश्चन आपका, 488 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। बताइए आखिर में से 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। जल्दी से बच्चा अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताओ, आखिर आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। चलिए
जल्दी से बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, फटाफट से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग, फटाफट फटाफट दीजिए क्विक। चलिए बच्चे जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ भाई, आखिर इनमें से कौन आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं? आखिर वो कौन है बताइए, फटाफट बताइए बच्चा बच्चा फटाफट बताओ, आखिर 15वें आपके जो हैं, ठीक है, 15वें जो आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष आखिर कौन है बताओ। चलिए जल्दी बताइए आप लोग, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो बच्चा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन के सिंह। एन के सिंह बेसिकली वित्त आयोग के साथियों आपके चेयरमैन है, ठीक है, वित्त आयोग के चेयरमैन है। और एन के सिंह जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी जो कि चेयरमैन है एन के सिंह। और इसमें आपके 4 सदस्य होते हैं जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो सब आपके आईएएस अधिकारी होते हैं बेसिकली, ठीक है। जिसमें आपके अजय नारायण और सदस्य की अगर हम बात करें, एग्जाम में पूछता तो नहीं है, खैर अजय जो आपके अजय नारायण झा है, अजय नारायण झा जो कि इसके सदस्य हैं, जो कि एक आईएएस अधिकारी, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। और इसके अलावा साथियों एक आपके इसमें एक प्रोफेसर अनूप सिंह भी हैं जो कि मेंबर हैं, प्रोफेसर अनूप सिंह जो कि इसमें मेंबर है, अनूप सिंह जो कि इसके मेंबर हैं। और एक आपके फुल टाइम मेंबर जिसका नाम है अशोक लाहिरी जी जो कि इसके फुल टाइम मेंबर हैं, ठीक है। और एक आपके इसमें अरविंद मेहता जी हैं जो कि एक आईएएस सेक्रेटरी लेवल की अधिकारी पोस्ट पे हैं, जो आपके आईएएस सेक्रेटरी लेवल के पोस्ट पे हैं, जो कि आईएएस अधिकारी हैं, सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट पर आपके अरविंद मेहता जी, ठीक है। तो इसके बच्चा चेयरमैन एन के सिंह है, एन के सिंह आपके इसके चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, एन के सिंह को प्रेसिडेंट ने रामनाथ कोविंद ने बनाया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन 489 वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिनकी घोषणा 1953 में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। चलिए बताइए, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष आखिर कौन थे जिसकी घोषणा 1953 में उस समय कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी? बताइए फटाफट बताइए अपना, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? चलिए बच्चा 1953 की एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा यार, 1953 में हुआ क्या था, देखो एक आपको बड़ी इंसिडेंट बता देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बताइए जल्दी से अपना उत्तर बताइए, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? देखिए दोस्तों देखिए, आपको एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहते हैं। देखिए एक थोड़ा सा कहानी है, बेसिकली दोस्तों अपना भारत आज़ाद हो गया था और फिर राज्यों का पुनर्गठन चालू हुआ, ठीक है। फिर सब स्टेट मांग कर रहे थे भाई राज्यों के मतलब भाषाओं के आधार पर राज्य होने चाहिए। हमारे मतलब जो तमिल तरफ से भी दोस्तों आवाज़ें उठ रही थी, तमिल लोग बोल रहे थे तेलुगु भाषा होनी चाहिए रीजनल। तो उस केस में साथियों फिर जो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक जेबीपी समिति बनाई 1948 में, ठीक है। 1948 में जयपुर के दौरान उन्होंने एक समिति बनाई 1948 में, और जयपुर अधिवेशन के दौरान ये समिति बनी थी। जेबीपी का मतलब था जेबीपी यानी कि जे फॉर साथी था पंडित जवाहरलाल नेहरू, भी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर आपके था पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों के नाम पे एक समिति बनाई गई जेबीपी, जिसमें ये 3 सदस्य थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभाई सीतारमैया, ठीक है। अब 1949 में दोस्तों 1949 रिपोर्ट पेश की गई और कहा गया कि राज्यों का जो गठन है, बेसिकली इन 3 लोगों ने मतलब फिर रिपोर्ट इनकी आई और 1949 में फिर बताया गया कि राज्यों का जो गठन है ये आपका बेसिकली भाषा के आधार पर नहीं होगा और प्रशासन के आधार पर राज्यों का भाषा का गठन होगा, ठीक है। तो ये बात बताएगी कि भाई कहा गया कि राज्यों का जो गठन है भाषा के आधार पर नहीं प्रशासन के आधार पर होगा। लेकिन दोस्तों एक अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, इतनी बात क्लियर हो गई। अब दक्षिण भारत में यहाँ पर हंगामा हो गया। दक्षिण भारत के एक नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। तो दक्षिण भारत में एक नेता थे जिनका नाम था साथियों पोट्टी श्री रामल्लू, ठीक है। पोट्टी श्री रामलू, ठीक है। पोट्टी श्री रामलू एक श्री रामलू बेसिकली नेता थे। पोट्टी श्री रामलू एक बेसिकली नेता थे जो कि चाह रहे थे भाई हिंदी नहीं बोली जाए, तेलुगु भाषा यहाँ पर बोली जाए, जो कि आपके दक्षिण भारत के बहुत ही बड़े आंदोलन कर रहे थे। 1950 की बात है, ठीक है। और इसने बेसिकली क्या किया, इसने लोगों को भड़काया और आंदोलन और तेज हो गया, लोगों को भड़काया और आंदोलन और तेज हो गया। इसका बाद क्या हुआ, 1952 में इसकी मतलब मृत्यु हो गई। 1952 में इसकी मृत्यु हो गई जो कि आमरण अनशन की वजह से हुई। इन्होंने आमरण अनशन किए थे, ठीक है, और आमरण अनशन में मर गए थे, मतलब बिना कुछ खाए पिए इनकी फिर मृत्यु हो गई 1952। फिर उसके दोस्तों आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फिर आंदोलन पे आंदोलन होने लगे। फिर उसके दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया 1953 में, और फिर 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों का दोस्तों गठन किया गया, ठीक है। और सबसे पहला राज्य बना आपका आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश से नेतृत्व कर रहे थे तेलुगु भाषा के लिए, और आंध्र प्रदेश में दोस्तों तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना सबसे पहला राज्य, ठीक है। यहाँ पर तेलुगु भाषा आपकी आधिकारिक भाषा हुई। और फिर उसके बाद साथियों आंध्र प्रदेश आपका 1953 में बना था, ठीक है। और भाषा के सबसे पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश बना था, क्योंकि पोट्टी श्री रामल्लू यहीं के साथियों थे। फिर इनकी मृत्यु हो गई, सबसे पहला राज्य फिर बनाना पड़ा आंध्र प्रदेश को। फिर उसके बाद और भी साथियों राज्य मांग करने लगे भाई हमारे भी मतलब
फिर और भी राज्य मांग करने लगे, भाषा के आधार पर राज्य की मांग करने लगे। ठीक है, फिर और भी राज्य बनाए गए, खैर फिर 18 आपके टोटल राज्य खैर बनाए गए। और इसके अलावा साथियों, और फिर उसके बाद एक जवाहरलाल नेहरू ने हाल के लिए कमेटी बनाई, और जिसके साथियों 1953 में कमेटी बनाई गई, और जिसका नाम था साथियों, बेसिकली आप उस कमेटी को बोल सकते हैं फजल अली कमेटी थी, और जो कि जिसके अध्यक्ष बेसिकली फजल थे, फजल अली इसके कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, और इसमें आपके 3 मेंबर और थे, और जिसको हम लोग फजल अली आयोग बोलते हैं। ठीक है, एक आपके KM पारीकर वगैरह भी इसमें थे। और फिर उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट पेश की, और फिर इसके बाद साथियों आपका राज्यों का पुनर्गठन हो गया भाषा के आधार पर। ठीक है, तो फिर एक बाकायदा एक नियम लाया गया जो कि आपका 1953 में लाया गया। और इसमें साथियों फिर क्या हुआ आपके, अगर हम बात करें 1956 की साथियों, तो इसमें आपके 14 राज्य आपके बने, फिर 6 केंद्रशासित प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों चीज़ें हुई हैं। और ठीक है, तो 1953 में आपका एक बेसिकली नियम लाया गया, और सबसे पहला राज्य आपका साथियों बना वो बना आपका आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा का। और क्योंकि पोटी सी रामलू की मृत्यु हो गई थी आमरण अनशन की वजह से, और फिर बहुत ज़्यादा आंदोलन तीव्र हुआ था, फिर उसके बाद और भी राज्य में उनकी कल्चर भाषा को बनाया गया। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फैजल अली। ठीक है, फैजल अली बेसिकली इसके अध्यक्ष थे इस कमेटी के, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1953 में 53 को आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था। ठीक है, चलिए 490 वाला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस भाषा में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, आखिर निम्नलिखित में किस वर्ष में संघ लोक सेवा आयोग का साथियों गठन किया गया, बताओ बच्चों, आखिर किस वर्ष में संघ लोक सेवा यानी कि UPSC का गठन किया गया। तो बच्चा जो UPSC का गठन है ये आपका किया गया कब, बिल्कुल सही आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 अक्टूबर 1926 को UPSC का गठन किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 491 वाला क्वेश्चन आपका, भारत सरकार ने किस वर्ष द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया था, बताइए भारत सरकार ने कौन से वर्ष में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया। तो भारत सरकार ने किस बार द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग आके नियुक्त किया, तो भारत सरकार ने 1979 में आपका द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई, और इसके अलावा बच्चा ओबीसी वगैरह को ओबीसी को आरक्षण इसी आयोग के बाद के बाद दिया गया 27% आरक्षण मिला है ओबीसी कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण इसी के बाद मिला था, और ये आपकी 1979 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उस समय आपकी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जो कि गांधीवादी विचारधारा के थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 452 वाला क्वेश्चन देखिए, 492 वाला क्वेश्चन आपके सामने। इराक किस पार्टी की सरकार ने बस 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर, राइट आंसर आपका हो जाएगा जनता दल, ऑप्शन नंबर सी जनता दल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्कालिक प्रधानमंत्री जो कि मोरारजी देसाई थे। ठीक है, फिर इसके बाद आपका गठन होने के बाद ओबीसी को 27% आरक्षण से दिया गया। ठीक है, चलिए 493 वाला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष आखिर कौन थे, अभी मैंने बच्चा आपको बताया है। इस समिति का जो इसका नाम था JBP समिति थी इसका नाम। ठीक है, और इसके अध्यक्ष आपके थे बच्चा कौन थे भाई, बताओ फटाफट बताओ भाई, चलिए बताइए फटाफट बताइए भाई। तो बच्चे इस कमेटी के अध्यक्ष आपके थे बेसिकली SK धर इस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, और इसमें 3 सदस्य आपके थे जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, P सीतारामैया और आपके जवाहरलाल नेहरू इसमें सदस्य थे, और SK धार आपके इसमें अध्यक्ष थे। ठीक है, इस कमेटी में ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए SK धार बेसिकली दोस्तों एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हुआ करते थे। ठीक है, हाई कोर्ट के जज थे SK धार। ठीक है, चलिए 494 वाला क्वेश्चन है, किस आयोग ने सुझाव दिया था कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, आखिर कौन सा आयोग ने ये सुझाव दिया था कि केंद्र सरकार की जो नौकरियों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो वो साथियों को था आपका, बताइए भाई फटाफट बताइए। तो वो मंडल था साथियों आपका BP मंडल। ठीक है, BP मंडल ने दोस्तों BP मंडल में सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की अनुशंसा की थी, BP मंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर BP मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके मंडल का नाम था आपका BP मंडल। ठीक है, BP आयोग। 495 वाला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं, आखिर में से कौन सा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो बच्चा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, फाइनेंस कमीशन भी होता है, और आपका सी वाला देखो भाई, सी वाला ऑप्शन आपका जो कि है सी वाला ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन यानी कि राजभाषा आयोग, ये भी साथियों आपका संवैधानिक निकाय होता है। जबकि बच्चा आपका जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये आपका संवैधानिक निकाय नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, और इसका हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, और ये आपका एक संवैधानिक निकाय नहीं है, और इसका गठन आपका 1992 में किया गया था। ठीक है, चलिए
496 वाला क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष आखिर कौन है? नीति आयोग के आगे चेयरमैन कौन होता है? तो बच्चे नीति आयोग का पहले नाम था योजना आयोग। योजना आयोग पहले नाम था और इसका गठन आपका 1950 में किया गया था। और नीति आयोग के साथियों अब 2014 में योजना आयोग का नाम चेंज होकर नीति आयोग रख दिया गया है। और नीति आयोग का 2015 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का नाम योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। और इसके चेयरमैन आपके प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। शुरू से ही ऐसा हो रहा है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री था, नीति आयोग का अध्यक्ष बस नाम चेंज कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर यानी मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए नीति आयोग का फुल फॉर्म बच्चा क्या होता है? एग्जाम में पूछता है नीति आयोग का फुल फॉर्म आखिर क्या होता है? एन फॉर बच्चा क्या होता है? एन फॉर नेशनल, नोट डाउन कर लीजिए भाई। नेशनल, आई फॉर होता है बच्चा इंस्टीट्यूट, आई फॉर इंस्टीट्यूट, और टी फॉर इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, आई फॉर इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, 496 वाला क्वेश्चन, 70 वाला क्वेश्चन है 497, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीति आयोग किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो बच्चे नीति आयोग का नाम 2015 में 1 जनवरी 2015 को चेंज किया गया। पहले योजना आयोग इसका नाम था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 499 वाला क्वेश्चन देखो आप लोग। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? आखिर में संविधान में किसके बारे में उपबंध नहीं है बताओ? तो किसी प्रकार का मतलब संविधान में मतलब किसी प्रकार का चर्चा नहीं है, कोई भी आर्टिकल्स नहीं है। बताइए आखिर किसके बारे में कोई भी आर्टिकल्स नहीं है? बच्चा देखो इलेक्शन कमीशन के लिए अनुच्छेद है आपके, फाइनेंस कमीशन के बारे में संविधान बताया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन की लोक सेवा आयोग के बारे में भी संविधान बताया गया, लेकिन बच्चा प्लानिंग कमीशन के बारे में संविधान में नहीं बताया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग का कोई भी उपबंध नहीं है। ठीक है, चलिए 500 वाला क्वेश्चन है भाई। 500 वाला क्वेश्चन है। चलो 500 का टीका करते हैं भाई, 500 रुपए का टीका करते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है? बताइए आखिर में से कौन भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है? बताइए, चलिए जल्दी से बताइए अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन अच्छा सही होना चाहिए? फटाफट से बताइए, चलिए जल्दी से बताइए भाई, फटाफट से बताइए। चलिए भाई जल्दी से बताइए अपना उत्तर, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? दोस्तों अगर हम लोग आपसे बात करें निम्नलिखित में कौन भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है? ठीक है, तो बच्चा देखो अगर हम लोकपाल की बात करें, लोकपाल में आपका एक तो होता है अध्यक्ष, 4 आपके होते हैं न्यायिक सदस्य और 4 होते हैं आपके गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। ठीक है भाई, और इनमें से बच्चा देखो लोकपाल की अगर बात करें, लोकपाल का सदस्य बेसिकली अध्यक्ष आपका बनाया गया 23 मार्च 2019 को बनाया गया। रामनाथ कोविंद यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाता है। लोकसभा का जो लोकपाल का जो अध्यक्ष है इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाता है, और जो कि पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया लोकपाल का अध्यक्ष। ठीक है, लोकपाल अध्यक्ष आपके जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, रिटायर्ड जज हैं आपके पिनाकी चंद्र घोष। और इसके अलावा साथियों आपके 4 इसमें न्यायिक सदस्य होते हैं, 4 आपके गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। ठीक है, 4 न्यायिक सदस्य यानी 4 मतलब जज होते हैं और 4 आपके गैर जज होते हैं। ठीक है, ये सब बेसिकली संज्ञान करते हैं। लोकपाल बेसिकली भ्रष्टाचार निरोधी होता है एक्ट। ठीक है, कोई भ्रष्टाचार वगैरह कर रहा है तो उसके लिए सजा देता है लोकपाल। ठीक है, और 2 से 10 साल तक की दोस्तों सजा दी जाती है। जो अधिकारी होते हैं, जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, इन सबको सजा दी जाती है। ठीक है, भ्रष्टाचार से संबंधित ये एक्ट है। और इसके अलावा जिसमें साथियों क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है? तो बच्चे 4 इसमें गैर न्यायिक सदस्य बनाए गए हैं, जो कि पहले आपके दिनेश कुमार है आपके दिनेश कुमार जैन है, एक जैन साहब है दिनेश कुमार जैन है। और दूसरे आपके हैं साथियों जिनका नाम है अर्चना रामा सुंदरम। तीसरी आपके जो आपके महेंद्र सिंह है, और चौथे आपके हैं डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद गौतम है। ठीक है, 4 आपके सदस्य बेसिकली लोकपाल में हैं गैर न्यायिक सदस्य। तो बच्चे इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्चना राम सुंदरम। ठीक है, अर्चना राम सुंदरम आपकी गैर न्यायिक सदस्य लोकपाल कमेटी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत भाई, कोई तकलीफ, कोई समस्या? भाई समझ में तो आपको आया भाई, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो बताओ आप लोग, मैं आपको साथियों हर चीज़ क्लियर करूंगा। और इसके बाद दोस्तों लोकपाल का जो आपका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर आपका लोकपाल का है, वो आपका दिल्ली में स्थित, नई दिल्ली में स्थित है। और इसके अलावा इसका गठन साथियों किया गया, लोकपाल का गठन आपका अभी मार्च में किया गया, 1 मार्च 2019 को गठन किया गया लोकपाल का। ठीक है भाई, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई।